कैनिबाल कहा गया, मतलब उसको आदमखोर के तौर पे पेश किया गया और उसके बाद लोकल भी जितने छोटे-मोटे राइटर्स थे, उन्होंने उस नैरेटिव को इसी तरह ही लिया। 745 सदी ईस्वी का वो एरा हम उठा के अब देखते हैं, तो ये वो दौर था बेसिकली, जिस दौर के अंदर यहाँ पे तिब्बत और चीन की एक लड़ाई भी हो चुकी थी। तब वो मार्को पोलो ने कहा था ना कि बलौर काफ़रों का मुल्क है ना, जो उसके जानवरों पे हाँ, खाल पहन के ना इधर घूमते रहते हैं करके, अच्छा, उसने भी कहा था। इसी अच्छा। बलौर जो बेसिकली जो बादशाह थे ना, ये इनकी प्रिंसिपल सीट सिकंदू में थी, तो ये बिठाते थे गिलगित में इनके गवर्नर को। तो जो ये हाजी हिदायतुल्लाह बेग वो अपनी हुँ, किताब हुंज़ा स्टेट में लिखते हैं कि मैंने भी पढ़ा है। शाहरिज़ खान का एनकाउंटर होता है, वहाँ पे श्री बदर बेसिकली शाहरिज़ खान को जाके कत्ल कर देते हैं और ऐसे उनकी जो रियासत है, उनका थ्रोन है उसको यूसर्व करके फिर हुक्मरानी करते हैं। मौलाना शाही हुक्मरानों का लास्ट ये किंग था। किंग था। इसके बाद मज़े की बात ये है कि अहमद हसन दानी कहते हैं कि कोई तुर्क एक सिलसिला ना उनका उस पे हुंज़ा सीक्रेट रॉक्स को कुछ हुँ, उनका हुँ। ऐसे नाम वहाँ पे जी, जी। पाए गए हैं। कुड ही बी अ देखिए मिथोलॉजिकल कि फिगर एक नहीं, अफ़सानवी किरदार हो सकते हैं, देखें श्री उसको बदर बनाया गया। बनाया गया। श्री बदर बेसिकली ही वाज़ लिविंग मतलब लीजेंड। आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो जो मुअज़्ज़िज़ लोग हुँ, थे या बासर लोग थे, अब उनकी बारी आने लगी। ज़ाहिर बात है उनको भी बच्चे उसके लिए सैक्रिफाइस करने हुँ, पड़े। हुँ, अब वो सख्त नाखुश थे। हुँ। उन्होंने देखा तो एक दिन दनियोर के दनियोर पहाड़ों के से पहाड़ों के ऊपर 3 3 बंदे नज़र आए। अच्छा, वो 3 जो बंदे इम्पोर्ट किए गए ईरान से, हुँ, हुँ, अब उनके मुतल्लिक भी ये कहा जाता है कि वो भी परिज़ात थे, हसीन जमील, हुँ, हुँ। जिसका बाद में नाम नूरबख्त दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल में उसका नाम नूरबख्त नहीं था अच्छा एक उसको बुद्धिस्ट और जी, अगर कोई प्रिंसेस थी तो नाम तो कुछ और ही जी, होना है। कोई और नाम था। बहरहाल बाद में तो सारा इसको ना हुँ, हुँ। इस्लामाइज़ किया इस्लामाइज़ गया। किया गया। उसको पानी की तड़प होती है, तो किसी आदमी से कहता है मुझे पानी पिला दीजिए और वो आदमी उसको शराब का ना अंगूर का एक शराब अंगूर बताते का हैं। शराब अंगूर हुँ, की हुँ। बनती है वैसे। जी, जी। बुद्ध मत कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पैसिफिस्ट रिलीजन, हुँ, हुँ, एक बुद्ध हुक्मरान। हुँ, हुँ। अच्छा वो वो इंसानी बच्चा खाए, इंसान बचा खाए, ये कॉमन लॉजिक को लॉजिक नहीं है। इंसानी हुँ, हुँ। ज़हन को अपील नहीं। अस्सलाम वालेकुम। गिलिद बल्तिस्तान की तारीख़ की नशिस्त में हम आज फिर से आपके सामने हाज़िर हैं और आज हम गिलिद बल्तिस्तान के एक ऐसे बादशाह के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में उमूमी तौर पे 2 राय पाई जाती हैं। कुछ मौरख़ीन ऐसे हैं जो उनको सफ़ाक, ज़ालिम और एक कुछ रवायात के मुताबिक इंसानी गोश्त खाने का शौकीन समझते थे और दूसरी तरफ कुछ ऐसे हमारे पास मौरख़ीन भी हैं जो इस ज़ालिम बादशाह को ज़ालिम नहीं कहते बल्कि इस इलाके का एक बेटा और सुपुत्र समझते हैं और वो ये समझते हैं कि ये एक बेसिकली कॉलोनियल प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू इस इलाके की तारीख को मसख़ करने के लिए इस बादशाह को गंदा किया गया। तो आज हमारे साथ इस तारीख़ी नशिस्त में बैठे हैं एडवोकेट अशफ़ाक़ साहब जो कि तक काफ़ी तवील अरसे से तकरीबन 12 साल से चीफ़ कोर्ट में एज़ वकील काम कर रहे हैं। ये आईआर में मास्टर्स भी किया हुआ है उन्होंने और लॉ किया हुआ है। सेकंडली जो बियॉन्ड द माउंटेन्स किताब है, उसके को-ऑथर भी हैं डॉक्टर नौशीन और डॉक्टर अज़ीज़ अली दाद के साथ। तो इंशाल्लाह हम जिस बादशाह की बात कर रहे हैं वो 8वीं सदी के श्री बदत हैं और बहुत सारे लोग श्री बदत का नाम भी शायद सही तौर पे प्रोनाउंस नहीं करते हैं या उसके मुताबिक भी बहुत से मुग़ालते मौजूद हैं। तो हम यूट्यूब में एक ऐसी वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ अ वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें श्री बदत के इर्द-गिर्द जितने भी सवालात हैं उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सर वेलकम टू आवर प्रोग्राम। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया ठीक-ठाक अमर, खैरियत? थैंक थैंक यू यू फॉर सो मच फॉर इन्विटेशन। कमिंग सर। थैंक यू। सर श्री बदत पे आने से पहले आई वुड रियली लाइक कि हम उस दौर का जो सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर था, उसको ज़रा समझें। श्री बदत से पहले हमारे पास बादशाह थे जो श्री बदत को प्रीसीड करते हैं, शाह रईस खान थे और उससे बलौर रियासत थी। तो सर आप ज़रा बताएँ कि बलौर रियासत जिसको पटोला शाही रियासत भी कहते हैं, ये इसके क्या फीचर्स थे? क्या सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स थे? बहुत शुक्रिया अमर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और एक इंतहाई तारीखी एक टॉपिक के ऊपर बात करने का आपने मौका दिया। जहाँ तक हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का एक बादशाह जिसको श्री बदत कहा जाता है, आमतौर पे उसको कॉलोनियल एरा के अंदर, बेसिकली ये डॉक्टर लिटनर ने इसकी स्टोरी रिकॉर्ड की थी दर्दिस्तान में जी। इसको कैनिबाल कहा गया, मतलब उसको आदमखोर के तौर पे पेश किया गया और उसके बाद लोकल भी जितने छोटे मोटे राइटर्स थे, उन्होंने उस नैरेटिव को इसी तरह ही लिया और हुआ ये कि सोसाइटी के अंदर मतलब उसको कैनिबाल किंग के तौर पे उसको फेमस कराया गया। हकीकत इसके बरक्स है। अब जिस एरा के अंदर ये किंग मौजूद है, हम देखते हैं तो वो 745 सदी ईस्वी का ये किंग था बेसिकली। हाँ जी, 745 सदी ईस्वी का वो एरा हम उठा के अब देखते हैं तो ये वो दौर था बेसिकली, जिस दौर के अंदर यहाँ पे तिब्बत और चीन की एक लड़ाई भी हो चुकी थी। इस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लिटिल बलौर की वादियों के अंदर तिब्बत और चीन के अंदर वो लड़ाई भी लड़ी गई थी।
तो उस एरा के अंदर अब कहाँ से हम ड्राइव करेंगे कि ये श्री बदत का कहाँ से हमें पता चलता है कि इसका क्या नाम था ओरिजिन। तो बेसिकली ये हुंजा में अगर आप जाते हैं तो हल्डोकुश सेक्रेट रॉक्स आप हुंजा हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है इसका नाम। अहमद असंदानी की किताब आप उठा के देखें, हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी डिटेल से उसने लिखा है। तो उसका जो एक्चुअल जो नाम था दीवा श्री चंद्र विक्रमादित्य इसका नाम था, राइट। अब इससे पहले अगर इस स्टेट का जो एरा हम देखते हैं तो ये 340 से 770 सदी ईस्वी का एरा है ये बुद्धिस्ट दौर था, राइट? हाँ एग्जैक्टली, ये एरा बुद्धिस्ट एरा था इसका, ये वाला एरा ना। तो इससे पहले अगर हम श्री बदत से पहले अगर हम देखते हैं तो उस दौर के अंदर विजरादित्य नंदी इसका फर्स्ट रूलर था ब्लोर स्टेट का। अब ब्लोर स्टेट कहते हैं तो भी लोगों के जहन में आता है कि जी ये किस तरह की स्टेट थी। जाहिर बात है ये तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद नेशन मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट आया है। तो यस, ये बेसिकली मतलब उस दौर के अंदर शाही रियासतें थी, राइट। तो ये ब्लोर रियासत के जो किंग थे वो पटोला शाहीज भी कहलाते थे। इनको पलोला शाहीज भी कहा जाता था। बाद में इनको ब्लोर शाही, मुस्लिम खासकर राइटर्स ने ना इनको ब्लोर शाही, रिलीजियसली और इथनिकली कौन? ब्लोर शाही कहा गया। तो अब इनकी अगर आप उस एरा के अंदर रिलीजियसली अगर हम देखते हैं तो ये तो बुद्ध मत थे, वो एरा बुद्ध मत का था। चूँकि उस एरा के अंदर हम देखते हैं तो एक बड़ी आपको ना सरप्राइजिंग जितने अनमिट नकुश उस एरा के गिलगित के अंदर आपको मिलते हैं ना, किसी और रिलीजन के, इस्लाम के अलावा किसी और रिलीजन के रॉक नहीं कार्विंग्स की मिलते शक्ल हैं। में। अब इसके अंदर आप देखें तो मोर देन 50,000 रॉक कार्विंग्स हैं। उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर लिखी हुई तहरीरें हैं हज़ारों की तादाद में। गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट उस एरा का आपको नज़र आता है। हाँ, नापूरा से गिलगित लाइब्रेरी जिसको कहा जाता है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर बरसगीर पाक व हिंद के अंदर सबसे कदीम तरीन ना जिंदा बच जाने वाली वो लाइब्रेरी थी एग्जैक्टली। आप इसके अलावा आप अगर देखना चाहते हैं तो करगा बुदा आप उठा के देखें, अब मंथल का बुदा आप उठा के देखें, स्टूपाज आप देखें गिलगित के अंदर ना बेशुमार, और थलपन से लेके आपको पीछे से हल्डाकुश तक, हुंजा तक, आपको यासीन तक, द्यामर रीजन के अंदर, बल्तिस्तान के अंदर, अस्तोर के अंदर। तो ये सारा एरा मतलब इट वाज गोल्डन एरा ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है ना। तो जब मेरे ख्याल में ये एक तरह से अच्छा उस एरा के अंदर लिखी हुई, फिर आप गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट की पूरी मतलब उनको लोगों ने संस्कृत में लिखी हुई बाकायदा बुद्ध मत के जो लोटस सूत्रा जैसी अहम किताब उस लाइब्रेरी से हमें मिलती है। उसके अलावा भी और भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तमसीली कहानियाँ, उस ज़माने के बादशाहों के नाम, तो एक ख़जाना पूरा मिला, ठीक है। तो इससे ये लगता है कि एरा तो बुद्ध मत का ही था। ये श्री बदत भी बेसिकली बुद्ध मत ही लास्ट किंग था, ये यहाँ का इंडिजीनियस किंग था। तो जिसके साथ उस बुद्ध दौर का जो ये 749 सदी ईस्वी का बेसिकली ना ये जो किंग था, इसको बाद में फिर लाके कैनिबाल के तौर पे पेश किया गया। और अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों ने फिर उसको जिस तरह कॉलोनियल एरा के अंदर, जैसे आपने इशारा दिया था कि कॉलोनियल एरा के अंदर जितना लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया वो कॉन्टेस्टिंग है। हमारे लोगों को चाहिए कि उसको क्रिटिकली उसको रिकन्स्ट्रक्ट करें, देखें, उसको चैलेंज करें। चूँकि मतलब हमें तो ये बिल्कुल मतलब समझ आना चाहिए कि वो इस इलाके के अंदर आए थे ऑक्युपाई करने के लिए बेसिकली। उस ज़माने में पीछे ज़ार रूस कि रशियन जो उस ज़माने में ज़ार रूस उसको की एम्पायर थी बेसिकली, वो तो उनकी मूवमेंट थी आगे की तरफ। तो ये 1857 के बाद इंडिया पे काबिज़ हो चुके थे। तो ग्रेजुअली वो फिर हमारे इलाके में ये जो नॉर्थ फ्रंटियर के अंदर आ गए। इसकी वजह ये थी कि किसी तरीके से उनको ऑक्सस दरियाए आमू जिसको कहा जाता है वहाँ से उनको रोकना था इन बॉर्डर्स के ऊपर। तो उस दौर के अंदर डॉक्टर लिटनर की शक्ल में या कर्नल चंबा का आया, या बाद में गिलगित मिशन के अंदर बहुत सारे लोग आ गए, या जान बड़लफ हो या XYZ कोई भी हो उस एरा के अंदर हम देखते हैं। तो उनका जितना भी लिटरेचर उन्होंने प्रोड्यूस किया है बेसिकली उसके पीछे एक कॉलोनियल उनके मकासद थे। तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे थे। वो इंफॉर्मेशन वो कोई लोगों की कोई नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं आए थे या किसी की तारीख लिखने नहीं आए थे। तो उन्होंने, मैंने एक चीज़ सरप्राइजिंग ना उसके अंदर उनकी तमाम तर लिटरेचर ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा है
फॉल्ट लाइन्स पे काम किया है उन्होंने। हाँ, फॉल्ट लाइन्स पे। जी, फॉल्ट लाइन्स पे काम किया है। मतलब वो हालाँकि आप अगर देखें आज से 100 साल पहले जाके आप अगर गिलगित-बल्तिस्तान देखें ना, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप कल्चरली एक कौम है। हुँ, हुँ। दुनिया की बहुत सारी कौमों से आपके अंदर ज़्यादा कोहेजन, यूनिटी, यूनिफ़ॉर्मिटी हुँ, आपको नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे आप 100 साल पहले जाके देखते हैं तो लिबास किस तरह का था आपका? वही चोगा, टोपी, वही कोरी हम हुँ, जिसको हुँ। कहते हैं, ठीक है? एक जैसा था पूरे गिलगित-बल्तिस्तान के पूरी अंदर जीविका। ऑलमोस्ट वही ज़ाहिर नेचुरल वो एक तरह की ना इससे मुझे एक बड़ी वो मज़े की ना उसकी बात याद आती है ना लेकिन सर सुना है मा ये बल्तिस्तान और गिलित तो डिस्कनेक्टेड था काफ़ी, नहीं, एक ब्रिटिश उस एक्सपीडिशन मिशंस के थ्रू जोड़ा उसमें गया। मैं आ जाता हूँ मतलब वो मार्को पोलो ने कहा था ना कि बलौर काफ़रों का मुल्क है ना, जो उसके जानवरों को एक हाँ, खाल हाँ। पहन के ना इधर घूमते रहते हैं कह के, अच्छा। उसने भी कहा था। इसी तरह मिर्ज़ा हैदर दगलत भी अपनी तारीख़ रशीदी में वो भी ये कहते हैं कि बलौर काफ़रों का मुल्क है, बदख्शां और कश्मीर हुँ, के हुँ। दरमियान मौजूद है कह के ना, तो उस एरा के अंदर बेसिकली हम देखते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो आज के दौर की तरह इस तरह ज़्यादा जो आपकी समाज के अंदर तब्दीली का जो पेस था वो तेज़ नहीं था। यहाँ पे काफ़िर का मतलब पैगन्स हैं। ज़ाहिर-सी बात है इस्लाम तो बहुत लेट ही आया है हुँ, ना, कुछ ही 100 साल हो गए हैं। तो उससे पहले जो उस एरा के अंदर बुद्ध मत का एरा था या उससे पहले जाते हैं तो आप फिर ज़रतश्त हुँ, थी, हुँ। आप उससे पहले ज़रतुश जाते हैं एनिमिस्ट थे, एनिमिस्ट थे, बिल्कुल। नेचर के पुजारी थे। तो लोग बाद में फिर ये बुद्ध मत का ज़वाल के बाद फिर हिंदू आ गए। हिंदू आगे। तो इसके ऊपर आप एक नई किताब आई है ना द लाट ऑफ माउंटेन्स। हुँ, हुँ। द द लाट ऑफ लॉर्ड। माउंटेन्स बड़ी ज़बरदस्त हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी से छपी है। मैं किसी हुँ, आर्टिकल हुँ। में उसका हवाला भी दिया था। तो फिर जाके हमें 10वीं सदी के आसपास फिर ये कि एक और बाहर से फिर यहाँ पे लोग आ हुँ, हुँ। जाते हैं। तो तारीखी एतबार से हम देखते हैं तो इस इलाके के अंदर 2-3 कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में इसको देखने की ज़रूरत है। अब इसके अंदर एक तो उस दौर के अंदर तिब्बत और चीनियों की जो यहाँ पे जंगें हुई माराके थी। हुए, जंगे हुए, उस एरा को हमें देखने की ज़रूरत हुँ, है हुँ। कि उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। इम्पैक्ट किया इस रीजन को। मिसाल के तौर पे अगर आप उस दौर के अंदर जाके देखते हैं तो इस पहाड़ी इलाके के अंदर लोगों की ज़राए-माश क्या था? खेती-बाड़ी होगी, छोटी-मोटी खेती-बाड़ी करते एग्रीकल्चर, होंगे, जानवर पालते प्रॉपर होंगे, एग्रीकल्चर भी नहीं होगा फ्रूट्स यहाँ पे, एग्रो फ्रूट्स पास्टोरल हाँ जी। सोसाइटीज़। अब एक ऐसी सूरत-हाल के अंदर मतलब तिब्बत के 9,000 फौजी थे, हुँ, 9,000 यस। फौजी, चीन के जनरल राव 10,000 कमान कर शायद, रहा था 10,000। इस 10,000। पे सोसन व्हाइटफील्ड ने बड़ी ज़बरदस्त हाँ जी किताब सर, लिखी है, लॉन्ग वॉक अलोंग द सिल्क सिल्क रूट। रोड। अब उसके अंदर बाकायदा उसका वो सेलिक लाथन हुँ, एक उनका वो था हुँ। सिपाही था आई वो गेस। सिपाही था। उसकी बाकायदा स्टोरी है जी, उसके जी। अंदर ना किस तरह यस। की यहाँ पे वो जंग लड़ी गई। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि एक ऐसे माशरे के अंदर एक लैंडलॉक जिस तरह के एक हमारा जो इलाका है इसके अंदर इतनी बड़ी 2 हुँ, एम्पायर्स हुँ। की जंग हो तो उसके नतीजे के अंदर वो रियासत क्रम्बल कर हुँ, गई। हुँ। उसके बाद जो सूरत-हाल पैदा हो गई, ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे फूड की शॉर्टेज भी पैदा हुई होगी ये इस जंग किस्म सर के सॉरी फ्रंटियर्स पे लड़ी गई या फिर यहाँ हालात इस रीजन में नहीं एंटर की थी? इन वादियों के अंदर गिलगित की वादियों यहाँ के पे लड़ी अंदर गई है। गिलगित की वादियों के अंदर यहाँ से होते हुए ये तो यासीन से होके ये इसकी ब्रोगल वगैरह की तरफ से ना अच्छा। तो बेसिकली चीनियों को हमेशा से ये खतरा रहता था ना कि चीनी तुर्किस्तान पे ना तिब्बतियन हुँ, हुँ। कब्जा ना करें। तो इस वजह से कोई 5-6 उनकी वो थी ये यूनिट्स ना फौजी चौकियाँ वो उनकी बाकायदा यूनिट्स वो हुँ, हुँ। रखते थे इनको काउंटर करने जी। के लिए। इवन कि यहाँ तक मतलब मैंने पढ़ा है कि एक इसके ये पटोला शाहीज़ का या ब्लोर शाहीज़ हुँ, हुँ। का जिसको हम ब्लोर स्टेट हुँ, कहते हैं हुँ। या बलोरिस्तान भी कहते हैं लोग उसके एक बादशाह ने एक दौर के अंदर ये हो गया कि चीनियों से बाकायदा मदद की उसने अपील की। अच्छा। अब अपील की तो इन्होंने फिर उसकी मदद भी की। तो उस जंग के अंदर फिर इनको तो ये सब बलौर रियासत तिब्बत के यस ज़्यादा करीब नहीं थी? अच्छा इसकी जो ज्योग्राफी है ना कार्ल जडमार की बलोर एंड दर्दिस्तान किताब पढ़ेंगे ना बड़ा हुँ, हुँ। ज़बरदस्त उसने दिया है। इसके अंदर इसके 2 हिस्से थे हुँ, बेसिकली हुँ। आपका ये जो बल्तिस्तान है, मौजूदा बल्तिस्तान है, ये आपका ग्रेट बलोर कहलाता था। इज़ रिमेनिंग ये गिलगित एजेंसी हम जिसको ग्रेटर कहते बलौर। हैं, जिसके अंदर आपका हुंज़ा नगर है, ये द्यामर वाला रीजन है, गिलगित है, गज़र है, इवन कि शुमाली चित्राल तक का ये हुँ, लिटिल हुँ। बलोर का इलाका था। अब इसके अंदर वो ब्लोर रूलर्स वो हुकूमत करते थे और मज़े की बात ये है कि ये ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड एरिया था तो उस ज़माने में बर्फबारी भी ज़्यादा हुँ, हुआ हुँ। करती थी। इस तरह के रास्ते नहीं थे। मतलब अब शायद हमारे लोगों को ना थोड़ा अजीब लगेगा कि मतलब वो इतनी मतलब मुश्किल रास्ते थे। इवन कि 1891 में जब कर्नल ड्यूरेन हुंज़ानगर
पहले तो हुंजा तो फतह ही नहीं कर सका, हम्म, मतलब वो इनएक्सेसिबल थी इसलिए फतह नहीं कर हम्म, सका, और कोई रीजन नहीं था। नहीं वो था। नगर की तरफ से इंटर तो किया, बाद में जब जाके ये इनको डिफीट हो गया सफदर खान और अजूर खान को, तो उसके बाद जब हुंजा के लोगों ने उनके साथ मुज़ाकिरात करने के बाद उनको एक्सेस देने की, तो मिल के फिर पुल तामीर करके पहली बार वो इंटर हो गए थे। अच्छा। तो मतलब इनएक्सेसिबल था ये पूरा गिलगित हम्म, बल्तिस्तान का इलाका। तो उस दौर में ये ब्लोर जो बेसिकली जो बादशाह थे ना, ये इनकी प्रिंसिपल सीट स्कर्दू में थी, तो ये बिठाते थे गिलगित में इनके गवर्नर होते थे। गवर्नर्स होते थे। जी, गवर्नरों के साथ अपनी शाही फैमिली में शादियां कराती थी ताकि उनका एलिजियंस और वफादारी इंटैक्ट वफादारी रहे, हो तो जी। उनके जरिए वो रूल करते हम्म, थे बेसिकली। तो इस तरह इस इलाके को चलाते थे। तो उस दौर के अंदर जब तिब्बत और चीन के दरमियान जब इन रस्तों के ऊपर, हम्म। जिन रस्तों के ऊपर आज भी झगड़ा चल रहा है, द ग्रेट गेम गिलगित जो थी, बल्तिस्तान की जी न्यू ग्रेट द न्यू ग्रेट गेम। ग्रेट गेम का जो वो मामला चल रहा हम्म, है, अब उस दौर के अंदर भी इनकी अहमियत थी। आप जैसे आपको पता है शायद रेशम का एक रास्ता तो इधर से जी। जाता था, तीन हम्म, चार रास्ते इसके मेन चीन के हम्म, मुख्तलिफ उस इलाकों से गुजरते थे, तो एक तो इधर था। तो यहाँ से फिर ये है कि मुख्तलिफ पूरा सेंट्रल एशिया की तरफ मतलब मूव करने के लिए भी ये तिब्बतियन बेसिकली इन रस्तों के ऊपर जो तिजारत था उसको कंट्रोल करने के हाँ लिए, हाँ, वो राइट, बेसिकली ना राइट। तांग जो हम्म, डायनेस्टी थी उनके साथ उनका झगड़ा चल रहा था। तो उस एरा के अंदर मतलब एक तो ये हमें तिब्बत और चीन का ये वाला एरा हमें नजर आता है, हम्म, जिसके अंदर इनके झगड़े इस गिलगित की वादियों के अंदर इनकी जंग व जदल होती है, जिसके अंदर बड़े पैमाने पर जाहिर बात है जंग होती है तो लोगों का कत्ल आम खूनरेजी होती होता है, है। ट्रू। तो एक तो ये एरा था। उसके बाद फिर जो सेंट्रल एशिया हम्म। की तरफ हम देखते हैं तो टर्क्स ने जब ये यहाँ गए, सेंट्रल एशियन हाँ रिपब्लिक्स की तरफ। बिल्कुल मुसलमान तो नहीं थे हम्म, लेकिन उस जमाने में हम्म, वो जब आ गए तो उनका भी असर रसूख यहाँ पे हमें नजर आता जी। है उस एरा के अंदर। सेकंड वो एरा है, फिर उसके बाद थर्ड एरा के अंदर देखते हो तुम ये अरब जंग, एक, हाँ ये यस, तुर्कमानिस्तान तक आते हैं इन अरब्स। इन इन इनका भी असर रसूख नजर आता है। फिर तो ये इस किस्म की ना इस इलाके के अंदर जंग व जदल, चूंकि हम्म, इसकी जोग्राफिक ना हमारी लोकेशन इस तरह की हम्म, है, तो फिर इसका नाम भी मतलब आप देखते हैं तो कॉलोनियल एरा के अंदर ना राइटर्स लॉर्ड किर्जन से लेके ना सारे राइटर्स हम्म, ने देखो इसको कॉकपिट ऑफ एशिया, एशिया का महवर, जी, उसके बाद इसी तरह ना उस ताज का जी। घोंसला, और इस किस्म के ना वेयर थ्री एम्पायर्स मेट, मैं मीट, और वाच टावर ऑफ इंडिया, वॉच टावर और ऑफ इंडिया। इस किस्म के ना इसके नाम भी मतलब आपको नजर आते हैं हम्म, हमें बेसिकली। तो ये जोग्राफिया इंपॉर्टेंट है जी, इस ज्योग्राफी इलाके बहुत की। इंपॉर्टेंट इस है हमारा। जोग्राफी की वजह से ना तो मेरे ख्याल में जो उस दौर के अंदर ब्लोर स्टेट के जो या श्री बदत का एरा था ना उससे पहले, हम्म, तो ये भी इस जोग्राफी इसकी जो स्ट्रेटेजिक अहमियत थी उसकी वजह से वो रियासत मेरे ख्याल जी सर, में क्रम्बल कर गई थी। राइट सर। तो सही ब्लो रियासत की हमने बात की जो जी, ऑलमोस्ट तीन फोर सौ 340 एडी तीन से सौ ये चालीस से 370 747 तक एक्सटेंड की जाती है। तो ये ब्लो रियासत 370 से तक। पहले यहाँ पे कैसी हुकूमतें कायम थी और किन लोगों की देखें, अब पॉलिटिकल अब सिचुएशन कैसी थी यहाँ अब पे? हमारे पास जो नॉन जो मतलब लिटरेचर अवेलेबल हम्म, है ना, ब्लोर स्टेट के बारे में कार्ल जेडमार कहते हैं ना 1000 साल तक मतलब इसका नाम चलता रहा अच्छा। है, यू नेम इट। लेकिन रिकॉर्ड हमारे पास शायद 4 से 8वीं सदी ठीक है तक कि है नहीं, सिर्फ। कार्ल जेडमार का मतलब बलोर एंड दर्दिस्तान देखें या और कोई उसकी हम्म, वो उठा के देखें, या इवन लाडा ब्लोर्स के अंदर देखें, तो ये कहाँ से स्टैब्लिश होता है। अब इसके लिए आपकी जो एक तो गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट। हम्म, अब मजे की बात यह है कि इस गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर हम देखते हैं ना, हम्म, मैं जरा आपको थोड़ी सी चीजें बता ट्रू देता सर, हूँ। ओके। अब इसके अंदर से पटोला देवा शाही विजरा दिता नंदी का नाम हमें मिलता है हम्म, गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट से, ओके, ब्लोर एरा का बादशाह थे किंग। ये, जी बादशाह थे। हाँ, और उस जमाने में जो मतलब अतिया देने वाले कुछ लोगों के श्री देवा शाही सनिंदर विक्रमादित्य नंदी, हम्म, उसका नाम मिलता है, उसकी मलका सिमी देवी का नाम मिलता है, ट्राइकोला देवी का नाम मिलता है, बटकारा एक पता नहीं इस तरह का नाम एक और भी है। और एक और मसवीदे के अंदर हम देखते हैं तो मतलब ये पटोला शाही हुक्मरान का हम्म, श्री नीवा सनिंदर आदित्य नंदी, और हम्म, उसका मलिका है अनीगा देवी का नाम उस हम्म, एरा के अंदर मिलता है। चौथा हुक्मरान है महाराजा एक उसका परमेला पटोला शाही देवा श्री आदित्य नंदी विक्रमादित्य, उसका भी हम्म, हमें नजर आता है। तो हुडूर के कुतबे से इनके नाम मिलते हैं। इसके अलावा ये आपके उसके दनियोर का जो हम्म, लिखी डिग्री कहते हैं ना, यहाँ पे रिटर्न स्टूपा, जो स्टोन है इधर से हमें मिलता है। इसके अलावा ये सारे सबसे हुक्मरान थे। ये 7 हुक्मरानों का बिल्कुल इनका 7। आपको पूरा बिल्कुल साबित शुदा है। इनके अंदर जो
तीसरा जो इनका बेसिकली हुक्मरान था ना, सरिंदर दीता नंदी, इसका नाम यानी सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट नाम लिया जाता है, क्योंकि उस दौर के अंदर ये लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, ये बादशाहों का बादशाह, ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट किस्म के ये बादशाह हमें नजर आते हैं उस एरा के अंदर। और उस दौर के अंदर हाथून रॉक इंस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो उसके अंदर एक शाही अलामिया लिखवाई गई है, वो लाइनों के अंदर मतलब वो मौजूद है, इसको डी कोड भी किया, उसमें मैंने एक मजमून भी लिखा है। तो ये वो एरा है, न सिर्फ आपके गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट से, हाथून रॉक इंस्क्रिप्शन से उन बादशाहों का नाम आपको नजर आता है, ये वाला हुडुर के मिले हुए कुतबों से आपको नजर आता है, आपके हुंजा के अंदर हुल्डकश से, जिसको सेक्रेट ऑफ हुंजा, वहां पे लिखा हुआ मिलता है। धन्योर की जो रिटर्न जो स्टोन है, लिखी डिग्री कहते हैं सिना में, उधर से हमें पता चलता है। बल्कि आप तांग जो उसके अनल्स की या तांग डायनेस्टी का रिकॉर्ड देखेंगे तो वहां पे भी इनके नाम ये नजर आते हैं। ओके। तो बेसिकली तो ये 1000 साल तक, जिस तरह मैंने जडमार का हवाला देखे कहा है कि मतलब इनका नाम हमें तारीख के अंदर मौजूद नजर सो इट आता इज है। पॉसिबल अब कि उससे पुराना आप कहें ना, तो पुराने के बारे में मतलब ए सच नो रिटा सर्टेनिटी। लेकिन लिखा हुआ इस किस्म का कोई हमें लिटरेचर नहीं मिलता। इसकी वजह ये है गालिबन ये पहली बार ना 8वीं सदी के अंदर ये तिब्बत और चीन के साथ जब ये सारा मामला होने के बाद, या सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब यहाँ पे बुद्धिज्म, यहाँ से अशोका के दौर के अंदर जब ये कश्मीर से होते हुए यहाँ पे जब लोग यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान से होते यहाँ से चीन और दीगर इलाकों में इनके जो बुत मत के जो वो थे लोग थे वो गुजरने लगे, तो उस एरा के अंदर यहाँ पे ना, तो वो फिर चीन के फाहन आप वहां से आता है, उसने अपना रिकॉर्ड लिखा। इसी तरह दिगर भी जो अकाउंट्स हमें ट्रेवलर्स जो गुजरे थे उन्होंने लिखे, या पत्रों के ऊपर जिन्होंने जो लिखे, इससे बेसिकली ये सारा हमें मवाद हमें इंफॉर्मेशन मिलता मिलती है है, हमें। इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इससे पुराना वाला मतलब ये है कि इस किस्म का कोई लिखा हुआ हमें नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता है। हमें नहीं ओके, मिलता है। जी ओके। तो सर थोड़ा-सा अब हम जी उसकी तरफ चूँकि हमारा जो जी टॉपिक है वो शरीफ बदत है तो जी उसकी तरफ आते हैं। जी। तो जो ये हाजी हिदायतुल्लाह बेग है वो अपनी हुँ, किताब हुंज़ा स्टेट में लिखते हैं हुँ, कि जो शरीफ बदत है हुँ, हुँ, बेसिकली यहाँ नोमल के मुकाम पे वो हुँ, किसी एक वाक़ये का ज़िक्र हुँ, करते हुँ, हैं कि वहाँ पे नोमल के मुकाम में शरीफ बदत को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हुँ, जो बलूर रियासत के जो आखिरी बादशाह हैं हुँ, शाहरीज़ हुँ, ख़ान, हुँ, वो अपने घोड़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं हुँ, और काफ़ी ज़्यादा उनको ज़ियाफ़त के साथ खिलाते-पिलाते हैं। तो वो जाके कुछ चोरियाँ करते हैं उनके हुँ, घोड़ों की, घोड़ों के जो खाना है वो जी, चोरी जी। करते हैं। तो बाद में किसी हाँ, मैंने भी पढ़ा। शाहरिज़ ख़ान का इनकाउंटर होता है शरीफ बदत के साथ एक कोर्ट में, उनके कोर्ट में। तो वहाँ पे शरीफ बदत बेसिकली शाहरिज़ ख़ान को जाके कत्ल कर देते हैं हुँ, और ऐसे उनकी जो रियासत है, उनका थ्रोन है उसको यूसर्व करके फिर हुक्मरानी करते हैं। हुँ। तो इसमें ज़रा क्या कितनी यार देखें, सदाकत है मतलब आप इस पे ज़रा बताएँ? मेरे ख्याल में ना कारल जडमार और आपके उसके ना यूरोपियन लिखारियों के बाद हाँ, खासकर जर्मन स्कॉलर्स ने, थेनोलॉजिस्ट ने, या दिगर लोगों ने जो काम किया, जैसे लाडा ब्लोर की मैंने हाँ, मिसाल दी, हाँ। हेरल बाबमैन की किताब है, मतलब हमारे लोगों ने ना ये स्टोरीज ही लिखी हैं। स्टोरीज़ ही अब हैं। अहमद हसन दानी की द हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान पर कैटेगोरिकली उसने लिखा है, ये वाला हुँ, नैरेटिव, हुँ। दीज आर फॉल्स फ़ॉल्स नैरेटिव्स। नैरेटिव्स। ठीक है, न सिर्फ इनका हवाला आप साहब का दे रहे हैं उनका, बल्कि इवन की शाहराइज खान के मुतलिक भी वो यही लिखते हैं। और इसके अलावा इवन हालांकि मौलवी हशमतुल्लाह खान की जो हुँ, हुँ। मुख्तसर तारीख जम्मू एंड कश्मीर लिखी है ना, कदर बेहतर है, हुँ, हुँ। लेकिन उसके मुतलिक भी कहते हैं कि उनकी डेट्स जो उसने गलत दी है हुँ, और हुँ। उसको रिवेरीफाई नहीं हुँ, किया हुँ। है। ठीक है, अब मसला ये है कि हमारे लोगों की ना तो ये रिसर्च तो करते हुँ, हुँ। नहीं है, जिन लोगों ने लिखा उनको पढ़ते नहीं है, तो फिर वो कहीं ना कहीं से अपने खानदान को, कबीले को कहीं ना कहीं जोड़ने की चक्कर में ना, तो ये सेल्फ कनकोटेड, हुँ, हुँ। सेल्फ क्रिएटेड इमेजिनरी स्टोरीज अमेज़िंग, ना, ट्रू। जिस तरह श्री बदत के करेक्टर के हवाले से आपने कहा कि जी ये हो गया वो हो गया, हालांकि ये दीज आर वेरी फ़ॉल्स मतलब नैरेटिव्स। फॉल्स नैरेटिव्स। द दैट्स ट्रू। रियलिटी पूरा इसके ऊपर ना, एक मिलीनियम के अंदर हुँ, देखो हुँ। कारल जडमार जैसे मतलब आदमी आप कहते हैं तो उसको आप चैलेंज हुँ, इस हुँ। तरह नहीं कर सकते हुँ, हैं। हुँ। ठीक है जी, तो उनका ये कहना है कि ये कौन से साबित है आपके मतलब न सिर्फ आपके रॉक इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लिखे हुए हैं, बल्कि चीन का तांग डायनेस्टी के रिकॉर्ड से साबित है। आपके मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर अगर एक चीज है तो आप जिस साहब का आप हवाला दे रहे हैं हाजी तो हिदायतुल्लाह उनके बेग। पास रेफरेंसेस नहीं है। मजे की बात ये है ना, नो वो रेफरेंस, मैंने मतलब खुद उनसे पढ़ी है। कहे ना कि आपने ये कहाँ से ये चीज सुनी थी कोई कि सोर्सिंग नहीं है। तो सोर्स नहीं है, नहीं तो है, नहीं है। सोर्स नहीं होता तो ये बेसिकली अफसाना हुँ, ही हुँ। है। जिस तरह श्री बदत को कैनिबाल के हुँ, तौर पे हुँ। मतलब ये जो आप ये भी अंदाजा करें ना, 749 सदी ईस्वी की कहानी है, इसको रिकॉर्ड करता है लिटनर 1860 में। हुँ, हुँ। ठीक है अब जी, हमारे लोग तो बहुत लेट ही ये जी, किताबें जी, में जी। मेरे ख्याल में कुछ हुँ, हुँ। 10-20 साल पहले हुँ, हुँ। शायद ही लिखा हो लोगों ने। तो मतलब ये है कि इन्होंने अपनी उस कन्वीनियंस के लिए हुँ, ना हुँ। वो सेल्फ कन्विंसिंग अपने लिए तो हो जी। सकता है, बट
मेरे ख्याल में इनकी तो कोई। और फिर इसमें ये बात भी है ना कि चूंकि हमने ये चीज़ तो हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जी जो श्री बदर से पहले बलौर रियासत थी, जी। तो उसमें तो चूंकि बुद्धिस्ट बादशाह थे, तो ये शाह रईस खान नाम कहाँ से आया? मतलब ये देखो ना, इस्लाम ही कब आ गया है, इस्लाम ही कब है? आप ये उठा के नाम देखें। तो प्रॉपर ये तो कोई मुस्लिम तो नाम ही है। बेसिकली ना मसला ये है कि हमारे यहाँ पे ना, एक तो हर चीज़ को हमें ना, हम्म मतलब ठीक है हम मुसलमान हैं, हमें हम्म। वी शुड बी प्राउड, मतलब वो अच्छी बात है, लेकिन आप चीज़ों को हर जबरदस्ती। चीज़ में जाके मतलब जोड़ देना, हाँ, मतलब तारीख में मनगढ़ंत बातें तो शामिल नहीं करनी ये चाहिए मेरे ऐसे। ख्याल में मुनासिब भी नहीं है। जी। और आजकल चूंकि आप कोई भी आप चीज़ अगर लिखते हैं, बोलते हैं, तो वेरीफाई करने के हम्म। लिए मल्टीपल सोर्सेस हैं आपके पास ना, लोग जी रिसर्च सर। करते हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो फिर 2 मिनट नहीं तो लगते सर ये हैं जो डिबंक्ट होने में। श्री बदर जो थे, ये जी। बेसिकली बलौर रियासत के ही हुक्मरान थे, लास्ट 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 हुक्मरान थे। लास्ट इसके ना, मेरी लास्ट। जितना मैंने पढ़ा है ना, मैं जिस कंक्लूजन पे पहुंचा, तो ये लास्ट चूंकि एस्टैब्लिश, मतलब एक रियासत उस जमाने में थी हम्म। ना, मतलब इसके ऊपर जिस और तरह सोशल राइट फील 747 किए में मैंने, इनके बिल्कुल 747 में इसका 749 हुक्मरान। सदी ईस्वी का, इवन की ये पटोला शाही हुक्मरानों का लास्ट ये किंग था। किंग था। इसके बाद मजे की बात ये है कि अहमद हसन दानी कहते हैं कि कोई तुर्क एक सिलसिला ना उनका उस पे हुंजा सीक्रेट रॉक्स को कुछ उनका हम्म। ऐसे नाम वहां पे जी जी। पाए गए हैं। उसके बाद। हाँ, उसके बाद अच्छा। डायनेस्टी में हमारे इनकी मेरे ख्याल में ये काफी लेट है। हम्म। हालांकि ये तो इवन की श्री भगत की बेटी का नाम भी जी जी। दुर्वक्त बता देते जी हैं, सर। फिर वो एक अजर इंशाल्लाह हम उस पे आएंगे हाँ सर। उसको भी लेके जी आते सर। हैं। जी अच्छा सर, बेसिकली जो श्री बदत के ऊपर 3 अकाउंट्स हमारे पास मौजूद है। जी एक तो दर्दिस्तान किताब डॉक्टर जी। लिटनर ने जो दर्दिस्तान फर्स्ट टाइम का। मतलब श्री बदत का नाम मेंशन करते हैं, जी वो और उसकी उसकी जो एक मिथोलॉजिकल जो फिगर है या जी मिथोलॉजिकल जो स्टोरीज है, लेजेंड्स है उसके अराउंड, जी। एपिक स्टोरीज है, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। फिर मुंशी गुलाम मोहम्मद है हमारे मुंशी पास। गुलाम अहमद और जी। तीसरा हमारे से कार्ल शमबर्ग हैं। कॉल तो ये हमारे शंबाक पास ने भी जी बिल्कुल। 3 डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें 3 डिफरेंट स्टोरीज जी मिलती है श्री बदत के बारे जी। में। जब हम डॉक्टर लिटनर की तरफ आते हैं, तो हम्म। बेसिकली लिटनर से पहले किसी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में नहीं, ये श्री बदत रिकॉर्ड का नहीं नाम हुआ मेंशन नहीं था, है, नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ। रिकॉर्ड नहीं हुआ इससे था। पहले मतलब किसी देखे ना, 1800 ये 60 का हम्म। एरा है ना, उस दौर के अंदर हम देखते हैं तो पहली बार ये बेसिकली ये बुद्धिस्ट एक अफसाने के तौर पे देखते कुड हैं ही बी अ कि मिथोलॉजिकल फिगर, एक अफसानवी नहीं, किरदार हो सकते हैं देखें श्री उसको बदत। बनाया गया। बनाया गया। श्री बदत बेसिकली ही वाज अ लिविंग, मतलब लीजेंड था वो। लेजेंड था। देखें हमारी तारीख के अंदर, मतलब कितनी पुरानी तारीख है ना, हम्म। कुछ 4-5 हज़ार साल से यहाँ पे जी। सेटलमेंट मेरे ख्याल में हो गई है। कदीम तरीन कहा जाता है, सबसे कदीम आबादी यासीन की थी, हम्म मतलब ये जो वो है माहिरीन है उनके मुताबिक। जी। अब हमें एक ही आदमी का नाम याद है, श्री बदत का, ओके राइट ठीक है, यस। जिसका नाम जैसे मैंने तुम्हें कहा था श्री चंद्र विक्रमादित्य हम्म। नंदा, जिसका नाम ये सीक्रेट ऑफ हुंजा के अंदर मतलब मौजूद है। अब वो कोई ऐसा करिस्मेटिक इसकी पर्सनालिटी थी जो नस्ल दर नस्ल आज तक मतलब हमें याद है। अगर कदीम तारीख में आप किसी से भी पूछे ना कि भाई आप कोई किसी एक बल्तिस्तान के वाहिद किसी बादशाह जिसका नाम हमें कदीम याद है। किसी बादशाह का नाम बता दें तो आपको और अनफॉर्चुनेटली उसके किरदार एक भी ही इतने बंदा है। आप उस नेगेटिव उसको कॉनोटेशन भी अटैच की गई लाके है। बिल्कुल इस तरह ना एक उसको कैनिबाल के तौर पे उसको पेश किया गया हम्म है। बेसिकली मुझे जो लगता है ना कि ये जो श्री बदत को उसे उसकी क्या कहते हैं उसके खिलाफ जाहिर बात है प्रोपेगेंडा, जो प्रोपेगेंडा की। जो प्रोपेगेंडा करने के पीछे मकासद एक तो कॉलोनियल एरा के अंदर इस स्टोरी को कंस्ट्रक्ट की गई है। हम्म। एक रीजन सर ये हो कैसे सकता है स्टोरी के थोड़ा सा आप यार, ये थोड़ी सी डिटेल बता दें ताकि लोगों मुख्तसर को अगर भी हम बात करें इंफॉर्मेशन ना, हो। इसकी बड़ी वो इंटरेस्टिंग जिस तरह की स्टोरी बताई जाती है ना, तो अब मजे की बात है, शाहरिस खान ने तारीख गिलगित की शुरुआत ही श्री बदत से करता है, उससे पुरानी तारीख नहीं है। नहीं है। अब वहां से कहता है कि ना ये श्री बदत देवमलाई एक मखलूक देव थी, मलाई एक मखलूक ठीक है। है ना, वो एक देवमलाई मखलूक था, सुपर नेचुरल हम्म। एक कोई इस किस्म का एक आदमी था। तो जावेदा जिंदगी थी हाँ उसकी। जी, और उसकी बेसिकली उसकी जो रूह थी ना वो बर्फ की थी, बर्फ वो की बाद थी। में जाके जी। मतलब पता चलता है। तो वो मतलब इनफलेबल था, हम्म। मतलब वो नाकाबिले शिकस्त था। न- तो हुआ ये कि उस दौर के अंदर गिलगित पे उसकी हुक्मरानी थी, गिलगित और मज़ाफ़ात में हम्म सारे इलाकों के अंदर वो हुक्मरान था। तो आम तौर पे मतलब लोग उसको टैक्स दे देते थे हम्म। और कोई खर्च की भेंट शक्ल और में। खराज की शक्ल में ना कोई बेड वगैरह इस जानवर दे देते हम्म थे। तो फिर ज़बह करके उसके लिए उसका जो भी बावर्ची था हम्म उसको खाना-वाना देता था। तो अब वो बारी एक दिन कहते हैं कि गिलगित की एक किसी खातून की कोई बेवा खातून थी, हम्म उसकी बारी आ गई। तो अब ज़ाहिर-सी बात है उसको खराज तो देना था। हम्म। उसने कोई भेड़ का बच्चा उसको बादशाह के दरबार में उसने दे दिया।
तो जब वो ज़बह करके खाना वाना जब बना, उसके बावर्ची ने बनाया, तो जब वो टेस्ट करने लगा ना, तो बहुत ज़्यादा लज़ीज़ था। लज़ीज़ था। अब फिर उसने इंक्वायर किया, उसने पूछा कि भई इतना ज़्यादा लज़ीज़ ये टेस्ट किस तरह है गोश्त का? हुँ, हुँ। तो फिर उसने दरोगा को बुला के कहा कि कहाँ से लाया था आप पता करें। फिर पता चला कि इधर, अच्छा इसमें भी 2 व्यूज़ हैं। एक व्यू के मुताबिक मैंने देखा तो कहीं पे पढ़ा था कि बरमस की किसी खातून का नाम आया कि हुँ, जी हुँ। उनसे लिया गया। बर्मा दूसरे अकाउंट के अंदर दनियोर की किसी दनियोर की। जी। खातून बोली गई है। तो बहरहाल व्हाट्सओएवर, तो उस खातून से जाके पूछा गया, तो पहले तो बहुत बड़ी घबराई वो हुँ, हुँ। खातून। फिर उसको कहा कि आपको बादशाह ने बुलाया है, तो खातून आ गई। डरते हुए जब पहुँची, उसने कहा कि गिलगित के अज़ीम हुँ, बादशाह, हुँ। तो आपने मुझे बुलाया है, तो आप क्या काम है हुँ, मुझसे? हुँ। उसने कहा कि आप डरे ना, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो ये भेड़ का बच्चा जो मुझे खराज में दिया था ना, ये आपने कहाँ से लाया था? तो कहती है कि मेरा एक छोटा बेटा भी पैदा हो गया हुँ, था, जब ये भेड़ का बच्चा पैदा हुआ था उसी अस्थना में। कोइंसिडेंटली जी। तो मेरा वो बच्चा वफ़ात पा गया, तो मैंने अपना दूध इसको पिलाया पिलाया था, था। तो इस वजह से शायद इसका गोश्त ज़्यादा इतना लज़ीज़ लज़ीज़ है। हो। तो खैर उसको इनाम और इकराम दे हुँ, के उनको वापस भेजते हैं। भेजने के बाद फिर उसके दिमाग में ख़्याल आता हुँ। है कि यार देखें, अगर थोड़े दिनों के लिए अगर भेड़ का बच्चा इंसान का दूध अगर पी के इतना उसका गोश्त अगर लज़ीज़ अगर होता है, तो इंसान का फिर गोश्त किस तरह होगा? कितना लज़ीज़ होगा। फिर उन्होंने हुक्म जारी किया, सादिर किया कि जनाब बच्चों का मुझे ना हुँ, हुँ। खराज दिया जाए, मेरे उसके ना इंसानी डिनर बच्चों का। डिनर में ना इंसानी बच्चों का गोश्त पकाया जाए। हुँ, हुँ। बादशाह था जी, फिर उसका हुक्म पे अमल दरामद करके, तो बड़ा ज़बरदस्त लिखा है हुँ, किसी ने हुँ। ना, तो ये शायद मुंशी गुलाम अहमद ने लिखा है या हाँ, किसी ने हाँ। लिखा था कि पहले-पहले तो ना वो गरीबों की बारी आई, हाँ, मिस्कीनों की, मिस्कीनों की, यतीमों की, यतीमों की, तो कब तक? अब कब वो तक? आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो जो मुअज़्ज़िज़ लोग हुँ, थे या बासर लोग थे, अब उनकी बारी आने लगी। ज़ाहिर-सी बात है उनको भी बच्चे उसके लिए सैक्रिफ़ाइस करने हुँ, हुँ। पड़े। अब वो सख्त नाखुश थे, हुँ, हुँ। अब कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उस किंग के बारे में कहा ये जाता था कि वो तो सुपरनैचुरल है। सुपरनैचुरल है, अच्छा जी, वो तो ज़ालिम है, सफ़ाक है, सफ़ाक भी है, उसको कोई मार नहीं सकता मार है। नहीं सकता। अच्छा, मीनवाइल होता ये है कि लोग तो बड़े तंग थे। एक टाइम पे बस कहते हैं कि शायद उनकी फरियाद कहीं आसमानों पे हुँ, हुँ। सुनी हुँ, गई, हुँ। और उन्होंने देखा तो एक दिन दनियोर के दनियोर पहाड़ों के से पहाड़ों के ऊपर 3 थे। 3 बंदे नज़र आए। अच्छा, वो 3 जो बंदे इम्पोर्ट किए गए ईरान से, हुँ, हुँ। अब उनके मुतल्लिक भी ये कहा जाता है कि वो भी परिज़ात थे। परिज़ात अच्छा, थे। उधर भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें नज़र आती है। तो कहा जाता है कि जब वो तीनों भाई थे आपस में, वो आके वो कोई शिकार करने हुँ, लगे, हुँ। तो छोटे भाई ने कोई हुँ, हुँ। उसकी तीर लगा किसी उसके ऊपर, जानवर के ऊपर, तो उसका कलीजा निकाल के फिर खाने लगे। तो उसने कहा कि नहीं, बड़ा पहले खाएगा। बड़े ने कहा नहीं, आपने, चूँकि आपका रिवार्ड है, हुँ, हुँ। आपने शिकार आपने किया है, तो आप इसको टेस्ट करें। तो उसने जब चख लिया तो ना वो इंसान बन गया। इंसान बन गए। वो इंसान बन गया तो दोनों भाइयों ने कहा कि भैया हम तो वापस जा रहे हैं, तो आपने इधर बैठना है। अब गिलगित में इस तरह एक ज़ालिम बादशाह है, हाँ, हाँ। उससे आपने छुटकारा वो दिलाना अज़र जमशीद था। है। हाँ जी। अच्छा, उसको अज़र जमशीद, उसने लेफ्टिनेंट अज़र शमशेर का नाम आज़म दिया है, शमशेर, अदरवाइज़ वो ज़्यादातर लोगों ने उसको अज़र अज़र जमशेद। जमशीद का नाम दिया है। अच्छा, वो बेचारा रह गया हुँ, उधर, हुँ। रह के इधर दनियोर में इधर कहीं पे वो आया, बड़ा पहले तो उसने हुँ, हुँ। परेशान हो गया, यार किधर फँस गया मैं। बहरहाल कर कराते इधर आ जाता है, तो फिर दनियोर से फिर धीरे-धीरे उसका कोई वज़ीर था, श्री हुँ, बदत हुँ। का उधर था, तो उसके साथ होते-होते ये गिलगित में आ जाता है। तो ये सोनीकोट में हुँ, है, हुँ, इसी हुँ। एयरपोर्ट के आस-पास में ही हुँ, कहीं हुँ। पे उसका महल था। तो उधर कहीं पे वो उसकी बेटी थी श्री बदत की, बड़ी नूरबख्त। हसीन व जमील, हुँ, हुँ। जिसका बाद में नाम नूरबख्त दिया गया है। लेकिन मेरे ख़्याल में उसका नाम नूरबख्त नहीं था, अच्छा, उसको एक कुछ बुद्धिस्ट और, हाँ जी। अगर कोई प्रिंसेस थी तो नाम तो कुछ और ही जी, होना है। कोई और नाम था। बहरहाल बाद में तो सारा इसको ना हुँ, हुँ। इस्लामाइज़ किया इस्लामाइज़ गया। किया गया। जी, तो अब वो उसकी सहेली पहले उसको देखती है। अच्छा। उसको ना जो अज़हर जमशीद को देखती है, वो जाके बता देती है कि इस तरह एक बाहर खूबसूरत सा नौजवान है। तो वो कहीं माल के छत से निकल के बाहर देखती है, तो बड़ा एक हसीन व जमील एक नौजवान है। बहरहाल उसके साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है, फिर उनकी बातचीत होती है। उस बातचीत के अंदर मज़े की बात ये है कि वो इंक्वायर करता है कि आपके बाप की ना रूह किस चीज़ के अंदर रूह है, किस आप चीज़ के अंदर है। मालूम करें आप। हुँ, हुँ। तो खैर, वो बताने से पहले तो कतराती है, हुँ, हुँ। वो मोहब्बत में फिर गिरफ्तार होने के बाद ग्रेजुअली फिर ये कि वो पूछ लेती है। हुँ, हुँ। अच्छा, मज़े की बात ये है कि उसी दौरान एक और इंटरेस्टिंग इसमें स्टोरी है कि इनका अफेयर चलता है। हाँ, हाँ। एक्स्ट्रा मैरिटल इनका एक बच्चा पैदा होता है। जी।
बच्चा पैदा होता है और बच्चे को बाप के खौफ से फिर वो दरिया को में बहा देती हम्म, है। तो वो ये इसकी शारिस वाली जी जी स्टोरी में है ना जी जी ये। जी जी तो इधर इसमें ये वाली किसी कोनोदासा वुडन नहीं, उसमें कोनोदा से अगला वाला वो जो इलाका है, हम्म, उसका क्या नाम है उसका, जहाँ से ये कोनोदा से आगे जो एक गाँव है उसका क्या नाम है? सकारकुई से हाँ, सकारकुई। सकारकुई हाँ, वहाँ पे एक गुडरेस नाम का ना किसी एक वो कारपेंटर होते हैं। हाँ वो कश्मीरी कोई था, उसके घर में वो बच्चा बाद में खैर मिलता है। तो खैर वो बच्चा भी पैदा होता है तो बाप को बताती नहीं है। तो एनी हाउ वो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, शॉर्ट जब बाप को ना वो पहले तो खाना बाप को कहती है कि जी हम बता दीजिए आपकी ज़िंदगी का राज़ किस चीज़ में, तो बाप बताता नहीं है। तो खैर खाना नहीं खाती है, इसी तरह करती है। तो बाद में उनको बता देता है कि मेरी रूह जो है वो बर्फ़ की है, बर्फ़ बर्फ की है की है और मैं मरता हूँ एक ही आग चीज़ से, मैं से मरूँगा आग से। आग से तो जब ये राज़ अपने उसको आशिक को बता देती है, अज़हर जमशीद को बता दी देती है, तो वो उसके साथ एक ग्रुप तैयार होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो प्लान करते हैं, हम्म, करने के बाद एक दिन एक रात आके फिर उसके महल के इर्द-गिर्द ना वो बड़ा से आग जलाते हैं। वो खोदते हैं, पहले अब गड्ढे खंदक खोदते हैं। खंदक अब यहाँ पे भी ना एक और भी मज़े का एक हम्म, इंटरेस्टिंग ना मुझे तो कहीं मैंने पढ़ा कि भई उसका जो वो था घोड़ा था ना, वो 1 मील तक ना वो जंप लगाता जंप था। लगाता था। तो जंप लगा के ही वो ये महल से शायद बाहर मुंशी निकलता गुलाम था। मोहम्मद की शायद वहीं ज़बानी पे है ये। मैंने कहीं पे पढ़ा था। तो उन्होंने बाहर गड्ढे खोदते हैं, आग जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बाप-बेटी वो बादशाह अपनी बेटी के साथ महल में बैठता है, हुँ, तो ग्रेजुअली ना उसको गर्मी महसूस होने जी। लगती है। चूँकि उसकी रूह बर्फ़ की थी, तो उसको बाहर ना जब आग देखे तो बेटी से पूछता है बाहर क्या हो रहा है? तो बाहर जाके आके नहीं बताती है। हुँ, तो हुँ। फिर ग्रेजुअली उसको जब ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना, वो बाहर निकलते हैं, घोड़े पे बैठ के वो छलांग लगाते हैं। तो 1 मील दूर एक स्टोरी के मुताबिक जो गड्ढा खोदा गया था, उसके अंदर जाके उसको घोड़ा उधर गिर जी, जाता है, आग लगा के उसको मार ब देते हैं। बंद कर देते हैं। एक स्टोरी, सेकंड स्टोरी जो मुंशी मुंशी गुलाम भगत गुलाम मोहम्मद कहते हैं कि बताते हैं। यहाँ से वो निकलते हैं, फरार हो यशपुर और जाते हैं इश और यशपुर वो पहुँच जाते वहाँ हैं। से चटोर खान। अब वहाँ यशपुर में जाके भी ना वहाँ पे भी थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उसके उसको जिस्म में ज़ाहिर बात है जला हुआ था, तो उसको पानी की तलब होती है, तो किसी आदमी से कहता है मुझे पानी पिला दीजिए। और वो आदमी उसको शराब का ना अंगूर का एक शराब अंगूर पिलाते हैं। का शराब अंगूर हुँ, की हुँ। बनती है वैसे। जी, तो ट्रू। वो लाके उसको शराब की एक जी, वो प्याला दे देता है, तो वो बड़ा नाराज़ होता है। कहता है कि मेरी रूह जल रही है, मुझे पानी चाहिए, आप शराब देते हैं। तो फिर नाराज़ होके बददुआ देते हैं। तो कहा जाता है कि वहाँ से ऊपर से ग्लेशियर से जो गाँव वहाँ पे उसका ना सैराब होता हुँ, था, हुँ। वहाँ पे अंगूर के बड़े बागात थे। फिर वो अगले साल हुँ, बरस हुँ। तो वहाँ से ग्लेशियर ज़्यादा पिघल गए ना वहाँ पे वो हो के उसकी बददुआई की वजह हाँ, से, बदवाई की वजह से वो सारा वीराने में अभी भी बिकॉज़ ही वाज़ अ वीराना हमें डिवाइन नज़र फिगर। आता है। बहरहाल उसके बाद वो वहाँ से पहुँच जाता है चटोरखां, चटोर खान। मुंशी गुलाम अहमद के हुँ, मुतल्लिक़ हुँ। वहाँ जाके बर्फ़ के सील के अंदर वो गायब हो हुँ, जाता हुँ। है। तो जिसको बाद में वहाँ पे ख़ैर एक मिर्ज़ा का चट की भी एक स्टोरी है जी। चटोर खान के अंदर, शायद उसकी क्या बैकग्राउंड है वो एक अलग डिस्कशन है। बट वहाँ जाके श्री बदत उसके अंदर श्री बदत कहता हूँ, उसका क्या नाम है ये जी, श्री बदत। श्री पद्धति ने। वहाँ जाके वो गायब हो जाते हैं। अब गिलगित में क्या होता है कि उसकी बेटी के साथ ये जो साहब थे, असुर जमशेद अज़र या जमशेद अज़र शादी करते शमशेद। हैं और शादी करने के बाद ये रुकते भी नहीं हैं। हुँ, हुँ। अब कुछ अरसे बाद ये वापस चले जाते हैं। हुँ, हुँ। चले जाते हैं तो फिर लोगों को परेशानी होती है, तो मीनवाइल वो बच्चा ढूँढ के निकालते हैं, अच्छा, जिसको खसरो का नाम कुछ इस तरह का कोई खसरो, नाम देके वहाँ से ये अपनी जो है ना हुक्मरानी वो एस्टैब्लिश करते हैं, हुक्मरानी एस्टेब्लिश करते बेसिकली एस्टैब्लिश हैं। करते हैं। तो दैट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। हुँ, हुँ। तो इस अगर स्टोरी को आप क्रिटिकली आप देखें ना, तो मतलब इसके 2-3 पहलू बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आप ये सोचिए कि बुद्ध मत कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पैसिफिस्ट रिलीजन हुँ, है। हुँ। एक बुद्ध हुक्मरान, हुँ, हुँ। अच्छा वो वो इंसानी बच्चा खाए, इंसान बचा खाए, ये कॉमन लॉजिक को लॉजिक नहीं है। इंसानी हुँ, हुँ। ज़हन को अपील नहीं करता है, नंबर 1। हालाँकि तारीख के अंदर इस किस्म के हमें हाँ, इवेंट्स नज़र विल आते हैं। ड्यूरेंट तो बताते हैं जो हाँ, कैनिबलिज़्म इवन है विल वो ड्यूरेंट बताते सिविलाइज़ेशन से हैं, बहुत आम हिस्ट्री ऑफ थी। वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर उसके वो भी लिखते हैं विल ड्यूरेंट मशहूर फ़लसफ़ी जी, बर्नार्ड रसल भी ब्रटन लिखते रसल हैं, भी बिल्कुल। वो उसका ज़िक्र करते हुँ, हैं, हुँ। यूनान के अंदर भी क्योंकि ये चीज़ रही कैनिबलिज़्म है। वाज़ कॉमन बहुत हाँ, ज़्यादा। कॉमन बट देखें ना वो सिंगल इवेंट नहीं होना हुँ, हुँ। चाहिए। अगर हो गई तो मैस लेवल पे ना मैस लेवल। मैसिस लेवल हुँ, पे हुँ। वो बड़े पैमाने पे होनी चाहिए, तो वो सिंगल एक स्टोरी है मेरे ख़्याल में। अ, इसको रद्द किया हुँ, जाना हुँ, हुँ। चाहिए, चूँकि उस एरा के अंदर हम ये देखते हैं कि चूँकि बुद्ध मत एरा के अंदर
इस किस्म की स्टोरी मेरे ख्याल में ये बाद में इस्लाम आने के बाद ना ये इस सहूलत के साथ कंस्ट्रक्ट की गई ताकि लोगों को ना जो जिस तरह जानमोग भी कहते हैं, तो बेसिकली इसको इस तरह पेश करने का मकसद ये भी था कि इस्लाम नया नया आया था यहाँ पे और ओवरनाइट सब लोगों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया था, ओके। तो बहुत ही ग्रेजुअली इस एक तो स्कैटर्ड इलाका था और ग्रेजुअली मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने आके यहाँ पे ना इस्लाम की तरवीज की थी, तो इट डेफिनेटली ना इट हैज और टेकन सर सम अब टाइम। इसके ये भी तो जी, जी, जी प्लीज़। उसके अंदर चूंकि वक्त लगा था, तो ग्रेजुअली लोगों को मतलब पुराने रस्म व रवाज से ना या पुराने मजहब से मुतनफर करा के ना उसको उनको उनसे अलग करके नए उसके अंदर लाने के लिए ये लाजमी था, ये पुराने वाली जो भी आपकी ना चीज़ें हैं उनको अदरवाइज किया भी ये जाता है कि किसी भी चीज़ से डिसोसिएट करना होता है ना, तो फिर माजी के अंदर अच्छी चीज़ें भी हो ना उन सबको फिर आपको इविल और इस तरह आपको नेगेटिव बना के पेश नेगेटिव की बना के जाती हैं, पेश तो किया ये मेरे जाता है। ख्याल में बाद में ना इस तरह किया गया। ताकि बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट है हाँ, वो इस उससे डिस्कनेक्ट करना लाज़मी था क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ये बुत मत की अभी भी देखें ना, हमारे यहाँ पे हमारे फेस्टिवल बेशुमार फेस्टिवल हमारी प्रैक्टिसेस देखेंगे तो बुत मत तो गए हुए ज़माना हो गया है जी, ना, हमारी कल्चर के अंदर मतलब हमारे वो प्रैक्टिसेस आपको इवन जी। हिंदू कल्चर की प्रैक्टिसेस बुत मत की, शमनिज़्म की और उसकी ज़रतश्त की प्रैक्टिसेस अभी भी मेरे ख्याल में हमें बड़े पैमाने में अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो बहुत सारी है ना आपके फेस्टिवल्स मौजूद हैं अभी जी भी। सर। जैसे जो जी। थॉमस शेलिंग और जो मैफिंग कहते हैं, तो जैसे कंदशंबर्ग कहते हैं कि श्री बदच्चू के नाम श्री है, तो श्री अक्सर जो हिंदू जो प्रीस्ट होते हैं काइंड ऑफ या हिंदू जो मौलवी होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ही सेज़ कि वो जो श्री बदत थे वो आखिरी हिंदू बादशाह थे। इस पे आपकी क्या राय है? यार देखें इसके साथ ना कर्नल चंबर के इस स्टेटमेंट के साथ मैं इसलिए एग्री नहीं करता हूँ ना, वो शीरी भी नहीं है, हुँ, सरी है सरी बेसिकली। और ठीक इवन है ना। हमारे जो शकील उस्ताद है वो हाँ शिली कहते हैं, शिली हाँ, बदत, मैंने जो शिली पढ़ा था ना बदत तो इस सेकंड चीज ये है ना, उस एरा के अंदर गिलगित में तो हिंदू आए ही नहीं थे, नहीं थे। तो ये कहाँ से आ गया। हुँ, हुँ। ये तो 10वीं सदी की बात, आप इवन की जटमार को हुँ, उठा के हुँ। देखे ना, जो ये वाली जो 745 सदी ईस्वी की जिस जंग की हुँ, हुँ। मैंने हवाला दिया, जी। सोसन वाइटफील्ड ने मेरी हुँ, हुँ। किताब में लिखा है, उस एरा के अंदर तो यहाँ तो ब्रुशों ने फेस किया था उस हुँ, जंग हुँ। को, अच्छा, तब तो हिंदू तो आए ही नहीं थे। राइट। और बाय द वे बहुत सारे देखने वालों के लिए बायस दिलचस्पी भी होगी, यहाँ के ब्रुशो और यशकुन एक ही लोग हैं। अच्छा, जी, राइटर्स का खासकर रिसर्चर्स का ओके। ये मानना है और साथ में शीन बरादरी के मतलब ये कहा जाता है कि देवर हिंदूज। हिंदूज़ बिल्कुल। तो उसके बाद इस्लाम में हुँ, हुँ, कन्वर्ट हो हुँ। गए, ज़ाहिर बात हम सारे ही कन्वर्ट हुँ, हो गए हुँ। हैं, तो ये कहा जाता है और ये आए हैं गुरेज से। गुरेज़ से। ठीक गुरेज़ है। कौन से एरिया अस्तोर में से, राइट? गुरेज अभी उसमें है ना इंडियन कश्मीर, अच्छा, ओके। तो गुरेज से ना, आए थे। तो वहां से ये हुँ, माइग्रेशन हुँ। हो गई है, बाकी इनकी हुँ, हुँ। लामाना सेंट्रल एशिया से हुई होगी, ट्रू जाहिर सर। बात है वो कोई नीचे हुँ, से हुँ, तो नहीं हुँ। हुआ है ना। जी, जी। तो लोग तो अगर आप उसकी होमो सैपियंस आप पढ़े ना, जी उसकी सर। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड आप युval नोह हुँ, हुँ। हरेरी की, युval नोआ हरारी की। तो अफ्रीका से माइग्रेशन शुरू की बहुत हाँ, पहले, सर ज़ाहिर-सी बात तो है। इंसान तो जाहिर बात इंडिजिनस है पॉपुलेशन तो शायद कहीं पे कहीं ना भी कहीं नहीं से, थी। क्योंकि वो हमारे इलाके की फिर माइग्रेशंस क्लाइमेटिक ना आप जी। 10,000 साल पहले जाके आप चेक करें ना हाँ, हाँ। जियोलॉजिकली, तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए, फिर दरख्त हो गए, फिर हाँ। उसके बाद उसके जानवर बाद बसने लगे, ह्यूमन फिर इन्वेट शिकारी आने लगे, फिर पहली आबादी इसकी बताई जाती है ये यासीन की, यासीन की। कदीम तरीन आबादी नाइस है। बताई जाती तो है। सर वी टॉक्ड अबाउट अज़र जमशेद। जी आपने बताया कि अज़र जमशेद के बारे में जो जी मिथोलॉजिकल जो डेटा है वो क्या या कहता है। तो इसके अलावा सर अज़र जमशेद के बारे में अब अज़र जमशेद पहले तो ये बताएँ सर कि जो अज़र हम्म, जमशेद है वो हम्म, इन रियलिटी एक दर हकीकत एक सच्चा कैरेक्टर थे। और सेकंडली सर यही बताएँ कि कहा जाता है कि अज़र जमशेद खुद ईरान से नहीं आए थे, बल्कि उनके जो दादा थे फ़ैज़ अहमद शायद वो आए थे। उनकी बल्तिस्तान क्वीन ऑफ बल्तिस्तान से शादी होती, तो उनकी जो शादी की मिलाप की वजह से यार अज़र जमशेद पैदा अ, होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि अज़र जमशेद खुद इन हम्म, पर्सन ईरान से हम्म, एक्सपेल किए गए थे। मत पर्शियन इसमें भी ना दो तरह की मतलब इस स्टोरीज है ना, एक स्टोरी के मुताबिक ये कहा जाता है कि वो उधर से आए थे, ईरान से, ईरान पर्शिया से, से। पर्शिया से ना, हुँ, ईरान हुँ। तो खैर ईरान तो बहुत नाम बाद ही की बाद में कंस्ट्रक्ट है। पड़ा है ना, पर्शिया से आए थे। पर्शिया से मतलब वो आए थे। सेकंड जिस तरह ये मिथोलॉजिकल जो हुँ, हुँ। स्टोरी है ना, जिसमें तीन भाई ना हुँ, जो हुँ। परिजात जी, थे, जी। बेसिकली एक तो ये स्टोरी है, सेकंड स्टोरी के अंदर फिर कहा जाता है कि ये इधर से आए थे, ये वाला हुँ, हुँ। बल्तिस्तान के हाँ, आसपास वाला हाँ। जो रीजन था इधर से, लद्दाख वगैरह के लद्दाख से। इलाके से वो आया था, वहाँ का कोई बादशाह था, उसने फिर इलाके को फतह करने हुँ, के हुँ। बाद ये इलाका अपने उस बेटे को दिया था। मुझे ज़ाती तौर पे ना मसला ये है कि तारीख के अंदर ना क्लेम करना मुश्किल होता हुँ, है, हुँ। ठीक है? मुझे ज़ाती तौर पे क्या लगता है पता है, ये तिब्बत और चीन की इस वॉर के बाद गिलगित के अंदर ना
ये जो लास्ट एक किंग था, उसने तिब्बत की एक शहजादी के साथ शादी किया था। बलोच स्टेट के किंग ने किया, तो उनका सर रसूख यहाँ पे ना इजाफा हो गया इस इलाके के अंदर, अच्छा। और उन्होंने एक उपाय किया। किया तो उस वॉर के अंदर जब इनको शिकस्त हो गई ना, उस किंग को जब शिकस्त हो गई, तो चाइनीज उसको अपने साथ लेके गए थे, चीन लेके गए थे। तांग जो बादशाह थे वहां ले जाके, मतलब ये लिखा है, हुनबर में ने भी लिखा है और बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है कि उसको वहां पे खैर कोई सजा वगैरह तो नहीं दी, माफ करके उसको एग्जाइल किया गया था। अच्छा। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग जो मतलब जो सिस्टम था ना, अब फिर हम देखते हैं तो कुछ अरसे बाद फिर ये है कि ये तंग डायनेस्टी भी खत्म हो जाती है, इंटरनल उनके मसाइल होके, फिर तिब्बत वाली एम्पायर भी जवाल पजीर होती है ग्रेजुअली, उनके इंटरनल उनके भी अगर तारीख उठा के देखें तो इस इराक के अंदर मसाइल आपको नजर आते हैं। तो मुमकिन है कि ये बल्तिस्तान से ही ना, वो जो पुराने किंग का कोई एग्जाइल में जो हाँ, चाइनीज। कोई बल्तिस्तान के अंदर उसकी नस्ल का कोई बंदा हो तो उसको रिक्लेम करने के लिए मुमकिन है ट्रू। उसने भी ये ट्राई किया हो। ट्रू सर। ठीक है, बाद में इसको जाके जाहिर बात है उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो ये नस्ल दर नस्ल रवायत की शक्ल में चलते 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 जाके कर्नल ड्यूरेंट जब आया ना, तब तक ये इतनी बदल गई थी कि ये बुद्ध मत जो एरा से ना वो मुसलमान अफसाना ज्यादा लगता है वो, हालांकि बिल्कुल। वो बुद्ध मत क्योंकि दबकता देखिए था। सर, नूरबख का नाम नूरबख हाँ, रखना, अजर जमशेद का नाम अजर बिल्कुल। जमशेद रखना, तो बिकॉज अगर पर्शिया से अगर कोई जी, बादशाह आया था तो बताया ही जाता है कि उस वक्त पर्शिया में ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म का या दौर दौरा हाँ, था। या वो तो होना अब ये चाहिए कोई था। मुसलमान कैसे हुआ हाँ, यहाँ पे बिल्कुल, आके ये ये। थोड़ा सा अच्छा, उसका मैं थोड़ा ऐड करूँ ना, 722 सदी ईस्वी में ना ये मोकिंगमंग इसका नाम था, ये गिलगित का हुक्मरान था जिसको तिब्बती फौज ने ना सब सब शिकस्त सॉरी दी सर। थी 722 सदी अच्छा। ईस्वी के अंदर। ओके। हाँ, चीनी बादशाह ने ना इसको, जब तिब्बतियन ने इसको शिकस्त दिया ना, उसने चीन के बादशाह ने इसने अपील किया था। हम्म। तो उस दौर में चूंकि चाइनीज तुर्किस्तान से इनको खतरा रहता था ना, तो ये नेचुरल अलाइंस थे ना, गिलगित के जो हुक्मरान थे, इन पहाड़ी इलाकों के हुक्मरान थे, इनके साथ इनका अलायंस एक नेचुरल था। तो नेचुरल था। कारिल बकोल, कारिल जडमार ना बलोर हुक्मरानों का चीन के शाही दरबार में सफीर तैनात करते थे ये हम्म। 6वीं से 8वीं सदी के दरमियान, चूंकि नेचुरल अलाइंस थे। हम्म। तो जाहिर बात है वो उनकी सॉवरेनिटी का हम्म। मसला था। ओके। तो ये एक चीज 1730 के अंदर सर, बलो तिब्बत रियासत कोई अ, इंडिपेंडेंट स्टेट था या फिर इनकी काइंड ऑफ एलिजेंस ये तिब्बत या फिर चाइनीज के नहीं, साथ थी? देखें इसके अगर आप जिस तरह देखेंगे ना, गवर्नरेट यस, होती इस तरह कोई अगर ये सिस्टम आप चल रहा उठा के था? देखते हैं ना इसकी, अगर वो 340 से या 440 से, अगर उस एरा से 700, ये तिब्बत और चीन की 722 के बाद के एरा के अंदर जब इनके झगड़े शुरू होते हैं ना, क्वाइट इट वाज इंडिपेंडेंट एरा। हम्म। क्योंकि उस जमाने में इनकी यहाँ पे तिब्बत और चीन की इन्वेजन हमें नजर नहीं आती है, नहीं आती है। नहीं आती, क्योंकि ये लैंड लॉक था अप ना। अंटिल 740। हाँ, हम्म। लैंड लॉक था। फिर जाके 722 के अंदर के बाद से हमें देखते हैं तो इनकी ये 749 तक ना हम्म। कहीं एक मराके हो गए हम्म। तिब्बत और चीन के। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो उस इराक के अंदर टर्किश असर रसूख भी, कारल जडमार ने तो बलोचिस्तान में यहाँ तक लिखा है कि तुर्क मिशनरी आए थे, वो मुसलमान नहीं थे, तुर्क हम्म। भी, ये ज़हन में रखिएगा। वो आके यहाँ पे आके बुद्ध मत मजहब इख्तियार की। बलोर रियासत के अंदर वो उन बादशाहों के अंदर जर्नल बने के आ। यहाँ तक लिखा हुआ है जटमार के, आप नाइस। बलोचिस्तान के अंदर आपको नजर आता हम्म। है। तो ये बेसिकली ये वो एरा था ना हम्म। जिसके अंदर हमें बड़ी इंफॉर्मेशन हम्म। मिलती है। तो क्योंकि शायद वो स्टेट का दौर था, तो उसके अंदर सारे आपको ये जितनी भी ना तहरीरें हम्म। और गिलगित मैनस्क्रिप्ट, तो उसके ऊपर ना एक किसी मशहूर राइटर ने कहा था ना कि उस दौर के अंदर गिलगित और हुंजा के अंदर ना लर्नड कम्युनिटीज हम्म। थी। जाहिर बात है यहाँ पे अगर नॉलेज प्रोड्यूस हो गया है, जो आपको ये ये जो सब बड़ी नजर आता इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग ये पॉइंट बहुत बड़ी बता रहे हैं बात आप। है जी। ऑफ द हाँ, टॉपिक भी हम बात कर रहे हाँ, थे तो आप बता रहे थे बिल्कुल कि ये जी, जो बिलो रियासत तक हमारे नॉलेज बहुत जी। ज़्यादा प्रोड्यूस है, उसके बाद बंद हुआ उस है। देखो ना, कोई भी नॉलेज कहाँ प्रोड्यूस होता है, किसी रियासत की ऑर्गेनाइज ना एक कोहेरेंट माशरे के अंदर फिर इलम परवरिश पाती हम्म। है। इलम इवन सिविलाइजेशन, अब स्ट्राइफ के अंदर, वार के अंदर, अनरेस्ट के अंदर तो इलम अब देखे ना ईरान के अंदर जंग है, आपके स्कूल बने। अगर ट्रू। परपिचुअल स्टेट ऑफ वार के अंदर आप देखते हैं तो फिर क्या हम्म। होगा। तो मेरे ख्याल में जितना नॉलेज प्रोड्यूस हुआ था ना उसी एरा स्टेबल की, पीरियड में होता हाँ, है और हमेशा। उसके बारे में मतलब यहाँ तक मैंने पढ़ा है, वो नॉलेज बाहर कहीं प्रोड्यूस हुआ कि किसी ने नहीं लिखा है। इंडिजिनस प्रोडक्शन थी नॉलेज यहाँ की। पे ये जी बिल्कुल उस दौर के अंदर ब्लॉर स्टेट के अंदर मतलब वो नॉलेज, रियासतें होती है तो इलम वो साथ साथ चलता है। हम्म। जहाँ पे रियासत आपकी टूट जाती है ना, उसके बाद आपका न सिर्फ सोशल ऑर्डर आपका टूट हम्म। जाता है, इलम, इवन ये आपकी सिविलाइजेशन, तहजीब और चीज़ें, फिर सारी चीज़ें आपकी क्रम्बल कर जाती है। जब ही हम देखते हैं
उस एरा के बाद यहाँ पे नॉलेज की प्रोडक्शन हमें इवन से नजर जो नहीं आती। रॉक कार्विंग्स की हम बात करते हाँ, हैं, मेरे वो ख्याल भी है ये उसी भी एरा, सारे उसी एरा के उसी हैं। एरा के अंदर। और सीरियसली अगर उस एरा के बाद रॉक उस एरा कार्विंग्स अगर नहीं मौजूद है। नहीं थे तो सिविलाइजेशन आप एग्जिस्ट अंदाजा नहीं देखें करती थी, ना कि इसका उस मतलब है। दौर के अंदर जो पत्थरों के अंदर जो नक्काशी की गई है हम्म। ना, उसको रॉक आर्ट गैलरीज का नाम दिया है ना यस। जटमार ने। मतलब इतनी कोई खूबसूरत बनाई गई है ना, शायद अभी एनसीए के लड़कों को लाके ना उन पहाड़ों पे करो तो वो नहीं कर ट्रू पाएंगे। सर, ट्रू। इतनी कोई मतलब वो एक्सीलेंस की हद है हम्म। उसके अंदर। तो इससे ये साबित होता है कि उस जमाने में बिल्कुल ऐसा भी नहीं था कि लोग बिल्कुल नरे जाहिल जी। थे। ट्रू। उससे पता चलता है ट्रू। रॉक आर्ट से। आप करगा जी। बुदा आप जाके देखें ना, आप इसकी छतियाल के अंदर जाके देखें, हम्म। थलपन पे जितने मतलब धन्यवाद इतनी पे। खूबसूरत कोई मतलब वो आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो देवर बशा डैम की कंस्ट्रक्शन के बाद बहुत सारा बहुत सबमर्ज सारे होने का भी खतरा है। खत्म। सही, अगोरथम के बारे जी में थोड़ा सा बताएं, इसकी क्या हिस्ट्री है? यार, फिर और वही सेकेंडली बात, सर, एक इसमें देखे सर ना। श्री बदत के महल के बारे में हम्म, मुख्तलिफ राय पाई जाती है। कुछ कहते हैं कि सोनीकोट में था, कुछ कहते हैं कि जो ओल्ड पोलो ग्राउंड था वहाँ पे था, और कुछ कहते हैं कि वो बेसिकली ये जो अगोरथम है जो दरिया उस इंडस हम्म, रिवर के ऊपर एक हम्म, बोल्डर है उसके ऊपर अच्छा था। तो उसकी बेसिकली हिस्ट्री क्या अच्छा। है अगोरथम की? बेसिकली ना ये अगोरथम वाला जो कहानी है ना, ये लोलीमर को आप देखेंगे ना, तो मैंने थोड़ा सा इस पे मैंने काम किया था। तो इनके बकोल है ना, केसर पहला हुक्मरान था, उसका बेटा बगोरथम था, बगोरथम का बेटा अगोरथम था, हाँ। अगोरथम का जो वो था ये श्री बदत था। बट अहमद संदानी इसको रिजेक्ट करता है। अच्छा। ठीक है, बेसिकली था यही था। श्री विक्रमादित्य नंदा था जिसको श्री बदत कहा जाता है। हम्म। इनको बाद में मेरे ख्याल में लोकल जबानों में ना ये नाम इस तरह लिए गए हैं। हम्म। ओके। ठीक है ना, ये थम वाला बेसिकली हुंजा में ना थम बादशाह को, ब्रिटिश की लैंग्वेज में बादशाह को कहते हैं, बादशाह को कहते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है ना। तो ये बेसिकली लोकल लोगों ने ना हम्म। लैंग्वेज के अंदर इसी तो तरह इसके नाम सब को इस तरह जो किया महल गया था होगा। अच्छा, उसमें अगोरथम के अब ऊपर। इसमें भी दो स्टोरीज है ना। हम्म। एक तो ये कहा जाता है कि अगर हमने अपनी बेटी को इस लोहे के किले में ना बंद यहाँ पे किया था बिल्कुल। इधर रखा था कहते हैं। ये आमतौर पे मैंने भी कहीं पे अपने उसमें एक मजमून में श्री बद्दाल मजमून में मैंने जिक्र किया है। जब ये उसके साथ आजर जमशीद के साथ जब अफेयर का पता चला ना, पता चला तो उसके बाद कहते हैं कि इसने अपनी बेटी को इधर इसमें क्या बंद के कोनोदास की अगोरथम वो में जो ब्रिज है, ब्रिज है। कोनोदास की जो लकड़ी की जो ब्रिज के साथ, जो बोल्डर है। प्रताप सिंह पुल कहते हैं, पता नहीं क्या नाम है इसका, इस पुल का सर, मुझे नो आइडिया। कंफर्म नहीं है, जी। बहरहाल कुछ उसका नाम है, पुराना नाम था उसका, अभी तो खैर ओके। वो नाम भी हमारे जहन से निकल गया। प्रताप तो मेरे ख्याल में उधर है प्रताप शायद, सर ये हाँ उधर पौंजी है, साइड पे सॉरी। जो है। तो ये वाली इस पुल के पास ना, तो उसने कोई वो अगर हम बोल्डर भी उधर अभी तक बोल्डर वहां पे भी अभी मौजूद है। है, तो वहां पे कोई इस तरह की कोई किला बना के उसको वहां पे अंदर सजा के तौर पे, बंद क्योंकि किया हुआ उसके था। दुश्मनों के साथ उसने साजिश किया था, तो इसलिए सजा के तौर पे वहां पे बंद किया के एक स्टोरी तो ये है नैरेटिव ये है। बेसिकली। ठीक है ना। सेकंड मतलब स्टोरी, चूंकि उस आदमी को मारा गया, जब अगर उसके दुश्मनों ने उसको जान से मार दिया, तो फिर ये वाली स्टोरी तो मेरे ख्याल में तो ये उधर ही खत्म हो जाती है। और थर्ड स्टोरी के अंदर तो वो बेचारे के पास कहाँ टाइम था वो बेटी के साथ उसको जाके बंद करने के लिए। वो बंद तो के थे। घोड़े पे सवार होकर दूसरी तरफ तो चटोर खान पहुंच गया था। जी। तो आगे चतुर वो कन्फ्यूज गया था, ट्रू सर। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो दीज आर इनफैक्ट स्टोरीज, जी, जी, ये जी। बाद में मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्ट की गई तो सर स्टोरी। हमने अभी तक जी 3 मुख्तलिफ लिखारियों का जायज़ा लिया जी जो इनके बारे में बेसिकली श्री बदत के बारे में एक नेगेटिव कनोटेशन को प्रमोट किया और मिथोलॉजिकल फिगर को किताबी शक्ल दी गई। जी और सर ये जॉन मॉक है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के, जी जी वो जी बाकायदा वो तो बड़ी एक मज़े की बात करते हैं, जो कॉलोनियल जो एक प्रोपेगेंडा था इसको हम्म, एक्सपोज करते हैं। वो कहते हैं कि श्री बदत के मुतालिक इस तरह की जो कहानियाँ अफसाना नवेज़ी को किताबी शक्ल दी गई और उसको ऐसा हकीकत बयान किया गया। जी उसका वाहिद मकसद ये था कि यहाँ के जो लोकल जो शनाख्त है, हम्म, लोगों की जो कनेक्शन विद हिस्ट्री है उसको जी ख़त्म किया जाए, जी और जो एक बुद्धिस्ट पास था उसको ख़त्म करके एक नई नए उसके रियासत और स्टेटस को ख़त्म करके जी एक दूसरी रियासत और दूसरे जी निज़ाम का क़याम किया जाए, एक्सेप्टेंस एक को, एक्सेप्टेंस कबूलियत के लिए ये है। जी, जी जी। जी तो बिल्कुल, ये आप दुरुस्त कहते हैं कि मैंने भी पढ़ा है ये जानमोग, बिल्कुल उसका यही आर्गुमेंट है। आमतौर पे देखो, कोई भी नए फोर्सेस आ जाते हैं ना, कोई नई ताकत नई कुवत किसी एक ऐसे इलाके के अंदर, ऐसे एम्बिशंस के कॉलोनाइज करने के एम्बिशन कहते हैं, जब वो आ जाते हैं ना, तो वो हर चीज को डिस्टॉर्ट करते हुँ, हैं। हुँ, और करने के बाद वो फिर अपने मतलब की चीज़ों को हुँ, हुँ। कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यही कुछ हुआ। बिल्कुल इसी तरह ही किया गया कि पुराना जो पास था, इवन कि आप देखें ना, आपकी करगा बुदा को यक्षिणी का नाम दिया गया। यक्षिणी का नाम है। लिखा हुआ उन्होंने, जी। अंग्रेजों ने यही लिखा। आप अंदाजा लगाएं हुँ, कितने हुँ। पढ़े लिखे लोग, यानी हमारे लोगों ने मतलब उसको एज इट इज कबूल एक्सेप्ट किया। कर लिए, कबूल कर यानी लिए।
लास्ट ईयर जब ये कोरियंस आके इबादत करने लगे ना, हमारे लोगों को फिर पता चला, अच्छे से फिर पता चला। तब तक भी लोगों के जहन में था ना कि वो कोई जिन भूत है, वहां से बंदे गुजरते थे, हाँ। 2 बंदे गुजरते थे तो एक को खा के एक छोड़ती थी, एक गुजरता तो अकेले को खा जाती थी। अब ये क्लियर एक चीज है कि उसको अंदर भूत का वो है, चुनवाया गया उसको बिल्कुल जादू भूत, करके। हाँ उसका बुद्धा का वो मुजस्समा है, बनवाया गया है। अब उसको आपने जिन बना के पेश किया, भूत बना के पेश किया, तो वो बेसिकली बिल्कुल जानबूझ बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि लोगों की जो पास था, जो कल्चर था, सकाफत था, तहजीब थी, वो डीप रूटेड था यहाँ पे। बिल्कुल ट्रू। तो उससे तोड़ने के लिए लाजमी था कि अब इस पे प्रोफेसर हुनबर भी बहुत जबरदस्त एक बात कहते हैं कि कहता है कि वो लिखते हैं कि उस दौर के अंदर ना ये हमें तो सिर्फ अभी ये जो अभी तबाह नहीं हो गई हैं, वो नजर आ रहे हैं ना, जो जैसा करागा का बुद्धा है, जो जो भी एग्जिस्ट करती हाँ हैं। जो एग्जिस्ट, जो 50,000 के करीब जो हमें रॉक इंस्क्रिप्शन हम्म, आर्ट गैलरीज जिनको कहा जाता नजर आती, बहुत सारे घरों के अंदर भी थी उस दौर के हम्म। अंदर लोगों के ना, हर जगह पे वो वो काफी कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है ऑलरेडी। बेशुमार चीजें ना, ये कन्वर्जन के बाद वो डिस्ट्रॉय किया गया। तो उस दौर के अंदर कहता है कि लोगों को ये बताया गया ना, ये जिन भूत और परियां हैं का ये नक्शे है ना, हाँ बेसिकली जो हाँ पत्थरों के ऊपर नक्शे, जी। तो डर के मारे लोगों ने ना एक लंबे अरसे तक हाथ नहीं लगाया ओ, कहता है, और इस तरह वो बच गए हम्म। खराब होने से। इस वजह से प्रोफेसर उनपर ये अदरवाइज कहते हैं। कोई कसर नहीं तो इसका छोड़ी। एक पॉजिटिव पहलू भी निकला, हम्म नेगेटिव पहलू ये निकला कि उसको उन लोगों ने हम्म इमेजिन किया इस जी। तरह। तो ये इसका एक नेगेटिव पहलू भी हम्म है, फिर इसका पॉजिटिव पहलू भी है, वो खराब होने से हम्म। बच गए हैं। अच्छा, हमने सर जो तारीखी लिहाज से जो किताबों में लिखा गया श्री बदत के बारे में उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। आपने अभी हुंज़ा की बात की कि वहाँ पे श्री बदत का एक्चुअल नाम मेंशन था। सर जो दीगर जो 50,000 रॉक हम्म, कार्विंग्स है अराउंड पूरी जीबी हम्म, में, तो ये हमारी हिस्ट्री को कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं सर? और इस पे कोई काम हो रहा है हमारा कि हम जो सुनी सुनाई जो ओरल ट्रेडिशन है उससे हट के जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास मौजूद है जी इतना ज़्यादा, उसको स्टडी किया जाए? तो सर कोई सिस्टमेटिक तरीके से इस पे काम हो रहा है आर्कियोलॉजिकली हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए? हाँ, जी बिल्कुल। अब हमारी बदकिस्मती ये है ना कि एक तो जैसे मैंने जिक्र किया ना कि वो गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट के बाद यहाँ पे इलम प्रोड्यूस होना ही बंद हो गया। हुँ, हुँ। कॉलोनियल एरा के अंदर, उस ऑक्यूपेशन के एरा के अंदर भी हम देखते हैं तो जो काम उन्होंने किया अपनी अपनी उसकी तरजीहात की बुनियाद पे, उन्होंने हुँ, खैर हुँ। नॉलेज जो प्रोड्यूस करना था अपना कॉलोनियल उस फ्रेम के अंदर उन्होंने प्रोड्यूस किया, तो इंडिजिनियस पर्सपेक्टिव में तो काम नहीं हो गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं तो एक आधा स्कूल शायद उस दौर के अंदर हमें नज़र आते हैं, हुँ, हुँ। मैट्रिक तक। फिर बाद में पोस्ट इवन 47 के बाद भी यहाँ पे इल्म की दरसगाहें नहीं थी। हुँ, हुँ। नतीजा ये निकला कि लोगों की अक्सरियत एक हुँ, जाहिल ही हुँ। रह गए, जी, तो इल्म कहाँ से प्रोड्यूस कहाँ से करते हैं। प्रोड्यूस होगा? और अब जाके मेरे ख्याल में मुशर्रफ साहब के बाद के एरा के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ भी एक कराकरूम यूनिवर्सिटी और इस तरह इल्म, मेरे ख्याल में ये पहली जनरेशन है जो अब ट्रू। इस एरा के अंदर लोगों ने पढ़ना शुरू किया। अब दुनिया भर के अंदर जाके हमारे मतलब लोग पढ़ने 21वीं लगे सदी में हैं। हमारे पास पहली यूनिवर्सिटी आती है। अनफॉर्चुनेटली आज के दौर के अंदर भी हम देखते हैं ना, हमारे इलाके की तारीख के ऊपर ये रॉक जो भी थी हुँ, हुँ। इंस्क्रिप्शंस हैं या दीगर चीज़ों के ऊपर ये यूरोपियंस काम कर रहे हैं। तो डू वी इवन हैव अ हमारे डिपार्टमेंट इन यस, केयू पे डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजी का? आई डोंट नो, मे हुँ, बी और मे नॉट बी, लेकिन वहां से उन्होंने कोई किताब लिखी हो, किसी कॉन्फ्रेंस ऐसा कुछ नहीं में हुआ। किसी जगह पे आके बात की हो, जारी बात मैंने नहीं सुना है, तो हुँ, हुँ। आई डोंट नो वेरी वेदर। मेरे अनफॉर्चुनेट। ख्याल में हिस्ट्री का भी नहीं कहते हुँ, हैं हुँ। वहां पे वेरी अनफॉर्चुनेट। यूनिवर्सिटी के अंदर। अब इस पे भी काम कौन करते हैं, हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से लोग आके काम करते हुँ, हैं। हुँ। प्रोफेसर कार्ल जडमार ने काम किया। अब जो रिसेंटली किताब आई है ना, मैं रिकमेंड करूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म की जी, तवसत जी से सर। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ना, लॉर्ड्स ऑफ द माउंटेन्स ना, लॉर्ड्स एरल ऑफ द बाबमेंट माउंटेन। की किताब है, बड़ी जबरदस्त, 2024 में पब्लिश हो गई। मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान की तारीख पे ना सबसे मुस्तनद किताब है ये। वैसे कौन से पीरियड से किस ठीक है, पीरियड तक ये कवर बिल्कुल करती? प्री हिस्ट्री भी है अच्छा, इसके प्री अंदर, हिस्ट्री है। बहुत ही मजे की है। काइंड ऑफ ऑथेंटिक है। हाँ, बहुत ही ऑथेंटिक। उसके अंदर मजे की बात ये है कि इस आदमी ने 40 साल ना, इस प्रोफेसर साहब ने, इसके मरने के बाद ये किताब शाये हो गई, 40 ईयर्स लगाए थे इसने। हुँ। जितनी इंस्क्रिप्शंस हैं ना, जितनी भी तहरीरें हैं वहां पे, नकूश हैं, ईच एंड एवरी हर चीज का उसने स्टडी हुँ। करने के बाद उनको डिकोड किया है। बहुत ही खूबसूरत यार, हाँ, मतलब मेरे ख्याल में जितनी किताबें मैंने पढ़ी ना, इट्स वेरी कन्विंसिंग, नाइस। और बहुत ही शानदार किताब लिखी है। काश हमारे लोग भी लिखते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मसला ये है कि काश! हमारे लोग तो चूंकि हम अगर सर हमारे जो इंड तहकीक करने वाला काम मुश्किल होता है, इसमें कोई पैसे नहीं मिलते हुँ, हुँ। हैं।
तो इसलिए नहीं शायद सर, हम अब हमारे लोग इसमें मसला ही है ना कि अगर अलग हमारे पैदा नहीं इंडिजिनस करते। लोग किताबें जी। लिखेंगे नहीं, हिस्ट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो हिस्ट्री हमारी है वो तो एक गलत शक्ल में प्रेजेंट होगी ना। जाहिर बात है, लोग क्योंकि करेंगे तो। दिल से अपने यस। लोग ही लिखते हैं, और हम शायद बहुत अनफॉर्चुनेट है इस मामले में जी। कि हम लिखते नहीं हैं। सर 1931 में नपुरा में यस। गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट्स यस। दरियाफ्त होते हैं। यस। और इस पहले तो ये बताएं कि वो कैसे दरियाफ्त होते हैं, उसमें क्या कुछ था, मतलब जो हिस्टोरिकली क्या कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल। किस पीरियड की हमें वहाँ से मिली। यार ये 1930 की बात है ना। पहले 1930 पहले तो की। वहां पे कोई चरवाहा जाके उसने कोई लकड़ी की तलाश में जाके वहां से उसको कुछ मिला था। फिर जाते हैं तो 1937 में बाजाबिता उस जमाने में अब ये भी ज़हन में रखिए ना, गिलगित में ना बड़े फॉरेन ऑक्युपेशंस भी बड़ी चली है ना तारीख के अंदर। जिस तरह हम्म, मैंने आपको मिसाल दिया ना, तिब्बतियन इन्वेजन आप देखें, चाइनीज ऑक्युपेशन आप देखें उस इराक के अंदर। हम्म, फिर ये वो आए टर्क, तुर्क्स। इनका एक एरा आपको नजर आता है। ये अरबों का एरा आप देखें। उसके बाद फिर आप 1840 में पंजाब के सिखों ने कब्जा किया हम्म, रंजीत सिंह के दौर के अंदर। जी। फिर 1846 के बाद जब ये रियासत जम्मू कश्मीर जब सेल आउट करके हम्म, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीद के गुलाब सिंह ने जब ये इस्टेब्लिश किया तो डोगरों ने कब्जे शुरू किए। फिर पोस्ट 47 का एरा हम्म, आपके सामने है। तो वो ये बेसिकली वो महाराजा हरि सिंह का एरा था। हम्म, इस एरा के अंदर जब यहाँ पे ये उसमें नपूर के अंदर यहाँ से ये सारी बेसिकली ये बुर्ज के उसमें ना उसके ऊपर छाल के ऊपर। बुर्ज के छाल के ऊपर। जी। वो संस्कृत में थी हाँ। डॉक्यूमेंट्स। संस्कृत संस्कृत उस जमाने में जाहिर बात है उस दौर की लैंग्वेज या प्रोटो शारदा भी थी उस हम्म, जमाने के अंदर। ब्राह्मी उसके हम्म, अंदर भी ऐसे मतलब जो खुतबे मिले हैं ना उसके अंदर डिफरेंट दो तीन किस्म की लैंग्वेज हमें नजर आती है। अब यहाँ से जब उसने खुदाई की उस चरवाहे ने तो आके गांव में बता दिया तो लोगों ने जाके खोद दिया उसका। बेसिकली वो डबल स्टोरी हम्म, कोई चैम्बर था वो हम्म, एक, जिसको उनका कहना है कि जेडमार का कहना है कि लोगों ने गलती से उसको ना स्टूपा समझा। स्टूपा नहीं अच्छा। था बेसिकली, वो जो बुत राहब नहीं थे उनके जो प्रीचर्स थे ना, बेसिकली उनका रहने की जगह थी ओके। वो। अच्छा, उसके अंदर जाके उन्होंने ये वाला ब्रिज के छाल पे लिखी हुई सेव किया था हम्म, उसके चैम्बर के ऊपर ना। हम्म, तो वो डबल स्टोरी चैम्बर था। उसको जब लोगों ने खोदा तो वहां से ना बहुत सारी किताबें निकल आई थी। मतलब तो पहले तो लोगों को पता ही नहीं चला उनकी अहमियत और अफादियत क्या थी। अफादियत क्या। तो मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि लोगों ने क्या किया अपने ना, हम पुराने दौर के अंदर ये होता था कि इस तरह की तो इंतजाम नहीं था ना, आरसीसी या हम्म, दिगर शीट के छत वक्त तो नहीं होते थे। तो वो क्या करते थे, प्लास्टिक की जगह में वो रोकने के लिए, बारिश रोकने के लिए तो ये इसकी ब्रिज के ना ये हम्म, छाल बिछाई जाती थी, छाल फिर बिछाई। उसके ऊपर मट्टी किताबें। डालते थे। हाँ। तो इन्होंने क्या किया, चिपटा। उसको अपने उनकी ना उसके लिए इस्तेमाल किया। अच्छा। बारिश का पानी रोकने के लिए ना छतों पे डाल दिया, हम्म, ऊपर मिट्टी डाल दिया। एक हिस्सा इस तरह ज़ाया हो गया, कुछ जलाया इन्होंने। तो फिर बाद में जब ये कहानी मार्केट में निकल आ गई तो उस ज़माने में कश्मीर स्टेट ने इंटरवीन की हम्म, करके वो किताबें-शिताबें जो उधर वहाँ से जिसको गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता हम्म, है, उसके अंदर लोटस सुतरा भी वहाँ से निकला है। अच्छी खासी ना उसके अंदर तो 3-4 उसकी वो हैं वॉल्यूम्स में मेरे पास हम्म। भी मौजूद है उसकी। अच्छा, मैं आपको नाइस। वो फॉरवर्ड करता हूँ सॉफ्ट चूज, में, थैंक यू सर। 3-4 मेरे पास श्योर वॉल्यूम्स मेरे पास श्योर। मौजूद हैं। वो अच्छी खासी वॉल्यूम्स में ना उनकी तर्जुमे हो गए हैं। हम्म। अब वो कुछ तो कश्मीर स्टेट वाले लेके गए वहाँ से, फिर इंडिया के इंडिया अभी पे। उनकी किसी लाइब्रेरी में कहा जाता है कुछ, फिर बरतानिया बता, में कुछ कुछ है, जापान में भी मैंने कुछ सुना है। जापान में, इस तरह अमेरिका में भी कहते हैं हम्म, कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, बार्कले यूनिवर्सिटी का हम्म, भी मैंने सुना था। तो बस वो सारा कुछ ज़ाहिर किया, वो जो हम्म। इल्म का इल्म खजाना था, खजाना था। न खुद पढ़ सके, न हम्म, समझ सके, न अब इनको तलब है। हम्म। अब जैसे मैं आपको वो भिजवा दूंगा मैन्युस्क्रिप्ट के ना 3-4 जो इंग्लिश ट्रांसलेटेड है, श्योर सर। न किसी ने पढ़ा है। हम्म। अब हमारे लोगों में बेसिकली दिलचस्पी ही नहीं है दिलचस्पी। अपनी तारीख के हवाले से ना। बेसिकली ये आप अपनी तारीख से डिस्कनेक्ट होते हैं तो ये मसला ये होता है, मसला आप होता आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर चले जाते हैं। अब भी देखो तो हम बैठे हुए यहाँ पे रूहानी तौर पे हम पता नहीं कहीं मिडल ईस्ट में घूम रहे हैं, कोई फारिस में घूम है। रहे हाँ हैं, हाँ। कोई यूरोप में घूम रहे हैं, अपनी तारीख से हम कटे कोई हुए सऊदीया हैं। के साथ, कोई ईरान के साथ। एग्जैक्टली अब मसला ये होता है कि कॉलोनियल एरा के अंदर आपकी तारीख खत्म की जाती है, तारीख खत्म की जाती है। शनाख्त मिटा दी जाती और है आइडेंटिटी ताकि क्राइसिस। जी उसके अंदर मतलब आपकी तारीख आपकी मसक की जाती है ना, आपको डी रूट किया जाता है। तो तारीख की मिसाल आप यूं लीजिए कि दरख्त के ना रूट्स की होती है। हम्म। अगर दरख्त की रूट्स आप काट देंगे ना तो हवा में वो टिकता नहीं है, टिकता फिर नहीं वो है। जिधर ना हवा चली उधर गिर जाता है। हम्म, जब भी हम देखें तारीख के अंदर ये ब्लॉर स्टेट टूटने के बाद आप देखें तो जब अंग्रेज आए ना
सबसे पहले तो पंजाब के रंजीत सिंह आए ना, एक टीम उसके पीछे फिरे, मतलब उनके नारे लगाते उधर फिरने लगे। फिर हमने देखा कि ये आए गुलाब सिंह का, जब डोगरे आए हैं ना, चंद एक लोगों ने एक्सेप्शन में, गुहार अमान ने या इस तरह के कुछ लोगों ने, सफदर खान ने, याजूर खान ने, कुछ लोगों ने रेजिस्ट किया। हम्म, रिमेनिंग लोग फिर हम्म, वो नारे लगाते नारा उनके लगा। पीछे चलते रहे ना जी। उन्होंने मजाहिमत कुछ लोगों ने तो किया, लेकिन अक्सरियत फिर उधर गए। उसके बाद हम्म, अंग्रेज आए। आज भी आप पूछो ना, वो अंग्रेजों का एरा सबसे अच्छा था। फिर आप पूछें तो कहेंगे कि जी पाकिस्तानी सबसे अच्छे हैं। हम्म। तो ये हमारी बदकिस्मती है, अपनी तारीख में हमारी उसके चीज़ों में हम खड़े नहीं तो सर होते हैं। जो बिल्कुल तो सर, हम जिस लोगों की तारीख जो अक़वाम की आइडेंटिटी जी, क्राइसिस का शिकार होती है वो खुशामदी होती है बेसिकली। असल में ना आपको न सिर्फ तारीख आपकी काट देते हैं ना, तो आप न सिर्फ ये होता है कि आप फिजिकली ना आप सब्जुगेट होते हैं, बल्कि आपको इंटेलेक्चुअली भी सब्जुगेट इंटेलेक्चुअली किया बिल्कुल जाता सर। है। और सब्जुगेशन में ना कोई नई थॉट हम्म। आप ना, मतलब वो जो ग्रामशी जो कहते हैं, यस ग्रामशी जो हेजेमनी के कॉन्सेप्ट यस देते हैं, बिल्कुल यस इंटेलेक्चुअल हेजेमनी का। तो सर एग्जैक्टली। इसमें सर इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, श्री बदत के कॉन्टेक्स्ट में जो कैनिबलिज्म का जो एक रिवायत पाई जाती है, इसमें सर मेरे ख्याल में अजीज़ साहब और इवन शकील अहमद शकील उस्ताद जी जी साहब ये बताते हैं कि चूंकि आपने भी तिब्बतियन और जो चाइनीज़ जंगों की बात की, तो तिब्बतियन जो चाइनीज़ जंगों की वजह से यहाँ पे पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, एग्जैक्टली और जिसकी वजह से फेमाइन आता है, जी जी, कैद साली किसी शायद इस वजह से। सिचुएशन पैदा होती है, जिसकी वजह से हो हम्म, सकता है कि कहीं पे इस तरह की स्टोरी अब इसमें पनपी ना हो मेरे कि ख्याल में शेर बदर बच्चों जी, इंसानी मुझे गोश्त नहीं, खाता था। मुझे क्या लगता इसमें है पता है, इसमें बेसिकली ना शिना में जो लोगों ने उसको स्टोरी बयान की ना, तो उसने समझने में गलती की। ट्रू से यहाँ पे ये अब एक्सपेक्ट अगर हुआ। आप देखें ना, शिना में एक सेक खोक कहते एक हैं। से एक हो, एक यस। सेक खोक क्या है? ये स्टेट ऑफ वार है ना, स्टेट ऑफ वॉर है। लड़ाई झगड़ा फसाद, हॉप्सियन वॉर। ठीक है ना, नेस्टी ब्रूटल, वो परपिचुअल स्टेट ऑफ वार जी। के अंदर जो होप ने कहा था ना। क्रूअल, नेस्टी, ब्रूटल। जी। अब मेरे ख्याल में उसको, लिटनर को लोगों ने शिना में, जाहिर बात है उस जमाने में अंग्रेजी बोलने वाला तो कोई था नहीं, तो किसी ने बहरहाल इंटरप्रेटर के जरिए, या वो खुद उसने जबानें सीखी, वो इधर जी। कहा जाता है कि इधर दारल साइड पे आ गए, ये दियामर रीजन पे वो कुछ अरसा रहा भी था। तो मुमकिन है कि जो टूटी फूटी वो उसने जितना शिना सीखा था, लोगों ने, किसी ने उसको स्टोरी सुनाई हो कि एक सेक खाना, मतलब वो एक से लड़ाई एक हो, हाँ, एक सेक खोक का, तो उसको उसने फिर बाद में हो सकता है कि वो बच्चे खाने को लिटरली लिया होगा हाँ उन्होंने। लिटरली लिया हो। हम्म, तो एक तो ये चांस है। हम्म, सेकंड चीज ये है कि अगर इस तरह होता तो वो किसी एक शख्स तक फिर वो स्टोरी महदूद नहीं होती। हम्म, जब अगर कोई ऐसी मास स्टारवेशन आ जाती है ना, तो फिर कोई सिंगल आदमी, मतलब एक ही आदमी बच्चे खाए और बाकी सारे परहेजगार मुत्तकी, बिल्कुल सर। ये तो पॉसिबल सही नहीं है। श्री बदत की हिस्ट्री को हमने काफ़ी डिटेल में कवर जी किया। तो उसके बाद अजूर जमशेद और उसकी बेटी की जी बताया जाता है कि हुक्मरानी होती है। जी लेकिन सर इसको अगर अगर हम, चूंकि ये इसमें अफसाना बहुत ज़्यादा मौजूद है, बहुत ज्यादा। तो श्री बदत के बाद कौन सी हुकूमत के बारे में वेल इस्टेब्लिश डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स मौजूद हैं कि श्री बदत के बाद ये हुकूमत आती है, या ये लोग हुक्मरानी करते हैं, या ये कबीला जो है यार हुक्मरानी देखो, करता है? इसमें ना फिर अगेन वही है ना, हम नहीं, इमीडिएटली ना भी हो, सब इमीडिएटली ना भी हो, सबसे लेकिन लेटर हो। सबसे जो वो मेरे ख्याल में इस मिडिवल एरा है ना, इसके बारे में मोहम्मद हसन दानी ही ओके, सबसे, क्रेडिबल है। उसकी ना हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान काफी बेहतर है वो। अब उस एरा के अंदर देखते हैं ना, तो आमतौर पे तो तरखान डायनेस्टी, तो ये तरखान सर कौन थे? तरखान डायनेस्टी के अंदर ये भी इधर से ही जोड़ते हैं ना आपको, अपना आपको ये आजर जमशीद वाली सब बाज़ लोग तो तरखान को ठीक कहते हैं कि पहली इंडिजिनस गवर्नमेंट थी तो लोगों की। ये जोड़ देते हैं। अब मसला ये है कि इस पे अलग से जाकर रिसर्च करने की ज़रूरत है। जी। अब वो कुछ कहते हैं तरखान तुर्किश थे, कुछ कहते हैं नहीं, वो इंडिजिनस लोग नहीं, ही थे। उसके बाद अहमद हसन दानी कहते हैं कि वो कोई टर्किश शर्किश नहीं थे, ठीक है। हाँ, हाँ। जिस तरह वो मैंने सदब मुंशी का ना हुँ, एक इंटरव्यू, राजा जमशीद अली खान का इंटरव्यू मैंने कहीं पढ़ा था। तो वो कहता है कि जी हम उसकी श्री बदत की बेटी के औलाद कैसे हैं, तो वो कैसर और ईरान और इवन फिर हुन्ज़ा वाले भी कहते हैं, ये तो आयशे, और काफ़ी वो लोग, तो ये जो राजास हैं। आयशे भी कहते हैं ना अपने हाँ, आप को, हाँ। आसमानी वो देवताओं के जी, औलाद जी। से भी। बेसिकली दीज आर फॉल्स हाँ, हाँ। स्टोरीज। हुँ, हुँ। तो ये इधर के ही बाशिंदे थे, हुँ, हुँ। ठीक है जी। तो इसमें चूंकि वो तारीख इस तरह रिकॉर्डेड नहीं थी, तो अब लामाला इस पे जाके दोबारा से इन चीज़ों को देखना है हुँ, काफ़ी हुँ, हुँ। डिटेल के अंदर। ट्रू सर। तो तो ये सर चीज़ है। हमने शेर बदत पे बात की,
और यहाँ पे गिलिद बल्तिस्तान में एक और बादशाह भी जिनके मतलब अगर हम पूरी हिस्ट्री ऑफ जी भी देखें तो 2 ही बादशाहों का ज़िक्र आता है। एक श्री बदत का आता है, एक गोरामान का आता है। हमने श्री बदत को डिटेल में देखा था कैसे उनको एक ज़ालिम सफ़ाक और ज़ुल्म बर्बरियत का जी निशाना बनाया गया जी। तारीख़ में। और दूसरी तरफ गोरामान के साथ भी ऐसा है सर, कि गोरामान को भी बहुत ज़्यादा ज़ालिम सफ़ाक बादशाह समझा जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें पता है कि इससे जो अच्छा। ब्रिटिश कॉलोनियलिज़्म थी, उनके जी। खिलाफ खड़े होने वाले वाहिद अब बादशाह थे इस रीजन के। अब ये हैरत की बात है ना, आप उसको भी देखें तो गोहरा मान का जो 1860 के उसके बाद इन्होंने ना हुँ, हुँ। आके कब्जा किया गिलगित पे, जी, इसमें मैंने आर्टिकल भी लिखा था। जी। 4-5 मर्तबा इन्होंने ट्राई किया ना। हुँ, हुँ। पहले उन्होंने 1840 के बाद बल्तिस्तान पे जब इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की तो वहां पे रेजिस्टेंस हो गई बल्तिस्तान पे। तो एनी हाउ बल्तिस्तान अस्तोर पे तक वो उन्होंने कब्जा किया। करने के बाद जब ये गिलगित की तरफ बढ़ने लगे तो रेजिस्टेंस शुरू हो हुँ, गई। हुँ। यानी गोहरमान की जिंदगी में ये कब्जा नहीं कर सके। हाँ। नहीं, जब कब्जा नहीं कर सके तो इन्होंने बाकायदा कंस्पिरेसीज हेज की इन्होंने। हुँ। बाकायदा मतलब ऐसी उसके घर से ना उसके इवन की रिश्तेदारों को उसके खिलाफ खड़ा हुँ, किया हुँ। गया। मतलब ये फैक्ट्स दिस आर मतलब स्टोरी। अमर सिंह चौहान आप उठा के देखें, मुंशी गुलाम अहमद देखें, आप इसकी कर्नल ड्यूरन की किताब देखें, इवन की जॉन के की आप गिलगित गेम देखें, उसमें हुँ, हुँ। डिटेल से इसका जिक्र है। इवन कि आप इसकी डॉक्टर लिटनर की हुँ, हुँ। दर्दिस्तान आप हुँ, उठा के हुँ। देखें, या आप अहमद हसन दानी की ही जी, किताब जी। उठा के देखें, शाराइज की आप उठा के हुँ, देखें, हुँ। मतलब किसी की किताब आप देखेंगे तो बेसिकली गोहारा मान ने इस पूरे रीजन को यूनाइट किया था। यूनाइट किया था। उसने द्यामर को यूनाइट किया था। उन जंगों के अंदर द्यामर के लोग शामिल हो गए उसके साथ, जिसमें दारिल तांगीर के फाइटर्स शामिल हो गए थे, पुनियाल के लोग उसके साथ शामिल हो गए थे, यासीन के लोग शामिल हो गए थे, इवन चित्राल की उसने मदद ली हुँ, थी। हुँ। इसके हुंजा नगर के लोग उसके साथ शामिल थे। अब उसके ऊपर मेन जो इन्होंने एलिगेशंस लगाई ना, दो तरह की एलिगेशंस देखते हैं, शायद आप भी सुनता हो। एक तो मतलब ये थे कि वो गुलामों को बेचते थे, हुँ, हुँ। लोगों को पकड़ते थे जाके इधर बुखारा समरकंद और इधर उधर। अब वो एरा आप उठा के देखेंगे ना तो स्लेव ट्रेड इस्लाम आने तक अरब में भी तो था ना यार। था, बिल्कुल वो था सर। कौन सी कोई अनहोनी चीज है। हुँ, हुँ। ठीक है, तो वो हुंजा में भी अमेरिका करते में थे। भी था। तो दुनिया भर के अंदर वो, अटलांटिक हाँ, ट्रे जो फ्रीडम एग्जैक्टली। ट्रेड तो था। यहाँ पे एक एतराज ये किया जाता था कि गुलामों को मतलब वो लोगों को ऐसा नहीं था कि वो अपने कोई लोगों को बेचता था, मुखालिफिन को जरूर बेचा है, हुँ, हुँ। मतलब ये दिस फैक्ट है। अब किन, अच्छा दूसरा ये कि इंडिजीनियस लोगों का कत्लेआम किया है, हुँ, उसके हुँ। ऊपर ये एलिगेशन है। अब मैंने जाके चेक किया तो किन लोगों का उसने कत्लेआम किया, उसके खिलाफ जो लोग गए थे कश्मीर में जाके डोगरू को ले आए थे ना, अच्छा। उनके सपोर्टर्स को मारा था उसने। हाँ, बिल्कुल। सेकंड जाहिर बात हुँ, है, हुँ। अगर और आप ये एम्पायर्स वॉर में तो आप बहुत जाके नॉर्मल सी आप चीज़ है। कल कला कोई बंदा जाके इंडिया से बंदे लेके आएगा तो आप उसको नहीं मारेंगे। ज़ाहिर-सी बात है सर, व्हाई नॉट? तो सेकंड ये एक उसके ऊपर एलिगेशन थी। थर्ड एक और एलिगेशन था कि जी वो जुनूनी था कह के, जुनूनी। शिदत पसंद था, मजहबी था। हालांकि ये बिल्कुल भी दुरुस्त जब नहीं हर है। तरफ से ये लगा रहे हो तो बंदा नहीं, कैसे नहीं जुनूनी था ना। वो, दैट्स नॉट ट्रू। अच्छा। अब ये कॉलोनियल एरा के अंदर ना इन्होंने देखें ये भी झूठ लिखा है। हुँ, क्यों? हुँ। यासीन के अंदर इस्माइलियों की तादाद कितनी है? ज़्यादा होगी। ओवरवेलमिंग है। अच्छा। मतलब ये तो 47 के हाँ बाद ना, आके, वहाँ पे फिर 47 के बाद पठान आबाद होने के बाद यस। या बाहर से माइग्रेशन होने के बाद मेरे ख्याल में 70% अभी भी हाँ ना है। सर, सीरियसली अगर तो ऐसा कुछ होता तो वहाँ पे सुन्नी उसके पॉपुलेशन ज़्यादा होती। तमाम तर फाइटर सारे इस्माइली थे। हाँ। समझ गए आप? उसके अपने रिश्तेदारों के अलावा। जी, तो पूरे आपके गजर के अंदर इस्माइली अक्सरियत किस तरह होगी? ट्रू सर, दे तो सोचने वाली बात है सर। पहली चीज। सेकंड चीज ये है कि अगर वो इतना ही कोई वो होता, जनूनी होता, तो हमें नजर आता ना उस हुँ, हुँ। सोसाइटी के अंदर। हालांकि सेक्टेरियन वायलेंस तो हमें 1980 के बाद गिलगित में नजर आता। इससे ट्रू, पहले मेरी दादी खुद सुनी थी, आप ट्रू। हैरान रह जाएंगे। हुँ, उसकी हुँ। सारी फैमिली, मेरी दादी की नस्ल सारी सुनी है। हुँ। ये तो हमें बाद में इधर गिलगित में आके पता चला कि इस तरह भी लोग हाँ, सोचते हैं। ट्रू, ट्रू। हमारे गजर में हम इस तरह नहीं सोचते थे, जी, आराम से शादियां होती थी। जी। अब तो हालत ये आ गई है कि शिया सुन्नी के साथ शादी नहीं करता, सुन्नी शिया के साथ हाँ, नहीं करता है। अब इनकी देखा-देखी में इस्माइलियों और ने भी अपनी हिस्टोरिकली बेटियाँ बिल्कुल देना है, बंद कर दी है। हिस्टोरिकली तारीख ये में नहीं पैटर्न था बिल्कुल यार, ये एग्ज़िस्ट नहीं वाला ना करता था, ये ये पैटर्न। कवारियत वाला मैटर इधर नहीं था। नहीं था, बिल्कुल ट्रू सर। ठीक है, एक चीज़ ये था कि यहाँ पे ना ये कल्चरली एक कौम थी। उस ज़माने में इनका खाना-पीना देखें, आन की बुद-उ-बाश देखें, आपकी इनकी काश्तकारी के औज़ार देखें, हुँ, हुँ। आपके इनकी घर देखें, लकड़ी जलाना देखें, रस्म व रवाज देखें, अकायद देखें, तो पुराने दौर के अंदर ना बल्तिस्तान से लेके दियामर से लेके चित्राल तक का ये कल्चरली इतने मतलब वो ज़्यादा वो होमोजेनियस
और कोहेजेंट और मतलब इतनी यूनिफाइड कल्चरली ना, मतलब एक नेशन है। अगर आप इनको कंपेयर कराएँ ना, सिंधी और बलोच के साथ कराइए तो आसमान-ज़मीन का फ़र्क है और आपका इतना फ़र्क नहीं है। आप माजिर और पठान का कराइए तो ओके। डायमेट्रिकली अपोज़्ड ओह! हैं, आप नहीं हैं। ये चीज़ तो हमने एस्टेब्लिश करी ना कि हमारे यहाँ पे लोकल हिस्टोरियंस नहीं हैं। तो पुरानी जनरेशन तो जैसे-तैसे वक़्त उन्होंने गुज़ारना था गुज़ार लिया। नई जनरेशन जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशंस कर रहे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, इवन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, उनके साथ आपकी उम्मीद वाबस्ता है कि वो इस चीज़ को रिवाइव करेंगे फिर से और एक बिल्कुल। इंडिजिनस हिस्ट्री, हमारी लोकल हिस्ट्री को रिवाइव की जाएगी, खुद अच्छा, पढ़ के, खुद बयान करके? ये बहुत अहम सवाल है। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं आईआर में पढ़ता था, कराची यूनिवर्सिटी में। तो पहले तो जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो स्टूडेंट आते थे, हमारे साथ इंटरेक्शन करते थे, तो वो पूछते थे, "जी, आप किधर से हैं?" "जी, हम गिलगित के हैं।" भाई, पहले तो उनको गिलगित का पता नहीं। "अच्छा, खान साहब।" वो हमें पठान समझते थे। हुँ, हुँ। अच्छा, फिर जाके हम लिटरेचर पढ़ते थे, तो कोई मोहम्मद बिन कासिम की कहानी पढ़ाते हैं, कोई अब्दाली की, कोई पता नहीं किसकी, कोई किसकी। तो यार, सवाल ये पैदा होता था कि हम किधर से आए हैं फिर? हम पठान भी नहीं हैं, हम सिंधी भी नहीं हैं, बलोच भी नहीं हैं, माजिर भी नहीं हैं, हम चाइनीज़ भी नहीं हैं, हम इंडियन भी नहीं हैं, तो भाई हमारी क्या ओरिजिन है? बेसिकली ये वो बुनियादी सवाल था ना, अर्ज था। अच्छा, उस दौर में जब मैंने तहकीक शुरू की, यार कुछ भी नहीं मिलता था। अब सीरियसली। तो कम से कम नहीं लिखे हैं ना, कोई 2-300 तो मैंने मज़ामीन लिखे हैं। ट्रू सर। यानी ये वो बुनियादी नुकता था ना, आइडेंटिटी क्राइसिस आप कहें। हुँ, हुँ। फिर आके मैंने तहकीक करना शुरू किया, तो देखता हूँ तो एक किताब उठाते हैं तो जेडमार ने लिखी है, कोई आप देखते हैं तो रॉज़ ये लिटनर बडलफ ने लिखी है, कोई देखते हो लिटनर, कर्नल ड्यूरेंट ने लिखी है, कोई देखते हैं तो शमबर्क ने लिखी शंबर। है, कोई देखते हैं तो हेरल बाबमैन ने लिखी है, कोई आप देखते हैं तो पता नहीं किस-किस इवन ने लिखी है। पाकिस्तान में देखें तो अ, अहमद हसन दानी वो भी तो हाँ, इस रीजन के तो नहीं है ना? ज़ाहिर-सी बात है वो भी अच्छा उसकी भी बाकी तारीख ठीक है उसकी। 47 का एरा उसने भी डंडी मारी है। मज़े की बात ये है कि मैं उसके भी कॉन्टेस्टिंग उसमें भी मैंने लिखा है आगे, और भी शायद मेरी किताब आएगी तो उसके अंदर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चीज़ें बहुत वाज़ेह हो जाएँगी। तो ये देखते हुए मैंने लिखना शुरू किया। तो अब जहाँ तक आपका सवाल है ना, क्या नई जनरेशन से तवक्का है? बिल्कुल तवक्का है ना, मतलब इंटरेस्टिंग। इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आता हुँ, है, हुँ, ख़ासकर उन नौजवान लड़कों का ना, ज़ाहिर-सी बात है ये सवाल आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है। अब तो एक तो बदकिस्मती ये भी हो गई ना हमारी, हम बाज़ाबिता तौर पे पाकिस्तान के अंदर इंटीग्रेट भी नहीं कर पाए। हुँ, हुँ। मतलब या तो ये था कि आप प्रॉपर जाके उनका आइन के अंदर आप शामिल हो जाते हैं, उन फुल फ्लेज उनके सिटीज़न बन जाते, तो इस हिसाब से आपकी इंटीग्रेशन होती। जी। तो ये खुद कहते हैं कि जी आप मुतनाज़ा रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं। हाँ, इनका हाँ। फ़ॉरेन ऑफ़िस ये कहता है, इनका आईन पाकिस्तान आर्टिकल 257 ये कहता है, इनका सुप्रीम कोर्ट ये कहता है। 70 साल है इनका ऑफ़िशियल फ़ॉरेन ऑफ़िस का नैरेटिव ये है। तो एक ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर आप पाकिस्तानी भी नहीं हैं। हुँ, आप हुँ, सिंधी, पठान, माज़िर अगर नहीं हैं, बलोची नहीं हैं, तो आपकी अपनी आइडेंटिटी पे हुँ, खड़ा हुँ। रहना पड़ेगा ना। ट्रू। वरना कल इंडियन आ जाएँगे तो हम इधर फिरेंगे कि जी हम इंडियन है कह के। हुँ, हुँ, चाइनीज़ आ जाएँगे तो फिर चाइनीज़ के पीछे पड़ेंगे। हुँ, हुँ, नारे लगाते हैं वैसे भी इधर हुँ, आपको हुँ, पता है ना, खुद तो अ, हमारे लोगों के अंदर ना वो करिच है, ना सलाहियत है, खुशामद करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलने से क्या आपकी तारीख बदल जाती है? नो सर, या आपकी आइडेंटिटी चेंज नो होती सर। है? देखो हकाइक को हमें फेस करने के अलावा हमारे पास ना, हम तारीख के उस मोड़ पे खड़े हैं ना, जहाँ हमारी इज्तिमाई बका की मेरे ख़्याल हुँ, में हुँ, हमारा सर्वाइवल का हुँ, मसला है। हुँ, हमें एक नेशन के तौर पे कल्चरली, जैसे मैंने कहा कि लिंग्विस्टिकली नहीं, अब फिर लोग कहते हैं कि ना जी इधर आपकी शिना ज़बान बोलने वाले कितने हैं, फिर ब्रुशिस की फलान है। तो अब भाई अमेरिका में देखें ना कितनी ज़बानें हैं, कितने कनाडा हैं? में देखें ना, इंडिया में देखें ना, पाकिस्तान में ही देखें ना। आप कह रहे तो हैं हम अच्छा, कल्चरली एक हैं अच्छा बेसिकली, उधर लिंग्विस्टिकली हज़ार-हज़ार ज़बानें बोल के वो तो कौम बनते हैं, हम नहीं बन सकते। आप नहीं बन सकते हैं। तो ये हम थे बेसिक हमारा तो सब्जुगेटिव। मसला ये है ना सर, हाँ, हमें इतना डिवाइड किया बिल्कुल। गया था, हम खुद भी तो नहीं बन पा रहे हैं ना, नहीं, किसी ने बाहर से किसी ने तो नहीं रोका हुआ, इस वक़्त असल हमें रोकते में हैं, हमें डिवाइड एक नहीं कौम किया बनने गया के है। लिए। ये सब्जुगेशन के असरात है। हुँ, हुँ, आप जो 1840 के बाद से जो लंबे अरसे तक कोई भी कौम ना गुलामी में रहती है ना, तो इंटेलेक्चुअली फ्लोरिश नहीं करती, वो हुँ, सवाल नहीं पूछ ट्रू। सकती है। तो ये हमारे साथ हो गया। लेकिन गुड मतलब न्यूज़ ये है कि नौजवान जो हमारी ना, इस वक़्त सारी दुनिया के अंदर आप देखें अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोग पढ़ते हैं। इवन पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, दे आर इन्क्विजिटिव। वो हुँ, सवाल करने लगे हैं। वो अपनी तारीख के बारे में पढ़ने में उनकी दिलचस्पी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों के अंदर, सालों के अंदर ना, ये हमारे लोग एक सिविलाइज़्ड नेशन हुँ, की हुँ, तरह अपने डिफरेंसेस को रखते हुए, डाइवर्सिटी को बरकरार रखते हुए, ठीक है ना, एक मुस्बित रोल प्ले करेंगे और एक अच्छी नेशन की तरह, अच्छे सिटीज़न की हुँ, तरह, हुँ, जो न सिर्फ़ गिलगित-बल्तिस्तान के ऊपर काम करेंगे, मेरे ख़्याल पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। अगर ये पॉज़िटिवली, इंटेलेक्चुअली हुँ, हुँ, फ्लोरिश करेंगे तो। अगर नहीं करेंगे तो आप फिर देखेंगे कि जिस तरह हमें नज़र आता है हालिया दिनों में, कुछ हफ़्ता पहले ही हमने हुँ, हुँ, देखा, तो आइडेंटिटी जहाँ पे क्राइसिस हो गई है ना, तो उस सूरत में ये होगा कि
फॉरेन इन्फ्लुएंस में भी बिल्कुल, इजाफा होगा। बिल्कुल, अगर आप लोगों को उनकी शनाख्त से महरूम रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो चले जाएंगे ना। चले तो जाएँगे। इसलिए बेहतर है कि अपनी तारीख की तरफ वापस लौट हुँ, हुँ। जाएं, और एस ए नेशन कल्चरल हुँ, हुँ। बुनियादों पे दोबारा हमें हुँ, हुँ। मर्ज करने की ज़रूरत है। तो सर बस इस पॉजिटिविज़्म के साथ और इस उम्मीद के साथ हम इस प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को श्री विदत पे ये डिटेल्ड पॉडकास्ट वीडियो पसंद आई होगी और हम सर आइंदा भी आपसे इंशाल्लाह। दरख्वास्त भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो इंशाल्लाह। गिलिद की जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लाइक गोरामान पे हमने थोड़ी सी जी, बात शुरू इस पे हम की, करेंगे आगे। इस पे ददी जवारी हैं, जी, इस उसमें भी तरह मैंने लिखा हिस्टोरिकल है। फिगर्स हैं, इस पे हम जी। डेडिकेटेड सेशंस करेंगे जी। ताकि अभी लोगों का इंटरेस्ट भी ये है कि लोग ना सर जनरल चीज़ें पसंद नहीं करते, नैरो जी। टॉपिक्स हों और डिटेल उस पे जी। डिस्कशंस हो। So thank you so much for coming. बहुत शुक्रिया। Inshallah, we'll see you again. Till थैंक यू। then, Allah Hafiz. Thank you so much. थैंक यू। शुक्रिया।